जैसे आपने क्रिकेट में बात करें, नॉर्मली क्रिकेट में फिजियो का बहुत रोल रहता है कि कौन सा टीम प्लेयर खेलेगा, कौन सा टीम प्लेयर नहीं खेलेगा। दे डायरेक्टली वर्क विद टीम मैनेजमेंट एंड आल्सो हेड कोच। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर फिट फॉर द प्ले। तो एक साइंटिफिक सिस्टम है जहाँ पे आप उसको स्क्रीन कर रहे हैं प्लेयर को बिफोर द टूर्नामेंट। उसमें आपका रेंज ऑफ मोशन होता है, स्ट्रेंथ होता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करे जाते हैं। एमएस धोनी जब भी आते हैं वो ना, कभी कभी मैंने टीवी में ये देखा है कि वो फिजियो से ना बैक पे एक स्प्रे कराते हैं, कुछ हॉट पैक लगाते हैं, मसाज कराते हैं। जब ये कराते हैं तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है चक्के पे चक्का लगाते हैं। तो ये एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा डिकोड करें कि ये क्या कराता है, ये वाला क्या सीन है। बैट्समैन तो एक सिंगल स्किल पे खेल गया। अब आपने धोनी की बात करी, ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन। करेक्ट। अब उसको स्क्वाट्स मारने हैं। आप जब तक उसको डाइव भी करोगे, सारी चीजें करोगे, तो आपका एफर्ट कितना होगा। एमएमए तो बहुत ज्यादा ब्रूटल टाइप का गेम है। कभी कभी तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं अगर बाई चांस ऐसे नॉर्मल लोगों पे वो किक लग जाए। आई डोंट नो वेदर दे विल बी लाइव और डेड। एमएमए इज अ गेम ऑफ पावर, माइंडसेट का गेम है। मैं इंडिया रेसलिंग टीम के साथ हो गए 10 साल के करीब एसोसिएट हुए। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया। मजा आता है कि रेसलर्स के साथ काम करने में। बजरंग पुनिया हो गया, विनेश फोगाट हो गए, सारिता मोर और साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया। अगर ये प्लेयर बहुत वाइटल है कि ये अगर फील्ड में है तो मैच विनिंग हो सकता है, तो फिर आप उसको कैसे रोल प्ले करके उसको वहीं पे ठीक करा के उसको खिलवाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इंडिया के टॉप एथलीट के इंजरी प्रिवेंशन, ऑन फील्ड मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की विजन से इंडिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक नए ऊंचाई तक ले गए हैं। अ सुपर डॉक्टर विद 22+ years experience. He is working as senior physiotherapist in a big tertiary care hospital and associated with Indian wrestling team, Delhi cricket team, MMA and various combat sports, and work with players who have proudly represented India on international platforms. वो सिर्फ इंजरीज को रिकवरी नहीं करते बल्कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, माइंडसेट और रेजिलियंस भी बिल्ड करते हैं। He is none other than डॉक्टर सुमित सक्सेना। आज बात करेंगे क्रिकेट, रेसलिंग, एमएमए जैसे गेम फॉर्मेट्स, प्लेयर की फिजिकल एंड मेंटल कंडीशनिंग एंड पीएनआई, फिजियो न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन का असर जो एक एथलीट को चैंपियन बनाता है। सो लेट्स वेलकम टू आवर सुपर डॉक्टर डॉक्टर सुमित सक्सेना। वेलकम डॉक्टर सुमित टू आवर शो। डॉक्टर सुमित, आपके 2 डेकेड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आपने बहुत सारे ओलंपियंस, क्रिकेटर्स, एमएमए फाइटर्स के साथ काम किया है। बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ इज योर जर्नी हैज बीन। Hi Vijay, it is really nice. Let me just introduce myself. I'm Dr. Sumit Saxena, working as a physiotherapist with a central government hospital, approximately having 22 years of experience as of now. और जैसे मेरी जर्नी की बात बोलो तो क्वालिफिकेशन वाइज PhD in physiotherapy, Masters in orthopedics, PG fellow in sports, and done my lots of things in nutrition and other parts. So I work out on the functional medicine part and sports physiotherapy. और अभी स्पोर्ट्स में जैसे मैं आई एम एसोसिएटेड विद इंडिया रेसलिंग टीम, आई एम एसोसिएटेड विद दिल्ली क्रिकेट टीम, आई एम एसोसिएटेड विद मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जिujutsu, किक बॉक्सिंग एंड मुay thai and lots of combat sports. तो एक तरीके से बोलो तो 2 डेकेड्स में कॉम्बैट स्पोर्ट्स इतना देखा कि क्या बताऊं मैं, अब तो सपने में भी वही आता है। तो वो चीज तो है ही है। अभी क्रिकेट के साथ चल रहा हूँ मैं इस टाइम पे दिल्ली क्रिकेट टीम के साथ। आई एम एंगेज विद अंडर 19, आई वाज एंगेज विद अंडर 23। लॉट्स ऑफ सीनियर प्लेयर्स वर्कड विद मी और उनके साथ काम किया हम लोगों ने। और अभी लॉट्स ऑफ IPL प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने, ओलंपियंस हैं जिन्होंने इंडिया के लिए लॉरेल्स लिया, लाइक साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट एंड गीता फोगाट एंड ऑल फोगाट सिस्टर्स। और साथ में अब दीपक पुनिया है, रवि कुमार है, रवि दहिया है। और काउंट करने में बैठ जाता हूँ तो मेरे को कई बार सोचना पड़ जाता है क्या है। अभी प्रेजेंटली मेरे साथ सिमरप्रीत था, अनुज रावत, हिम्मत सिंह और यश धुल और प्रियांश आर्या, सुयश शर्मा। दिस गाइज आर अभी साथ में, इनके साथ चिल आउट करते रहते हैं हम लोग टीम के साथ। तो चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने क्रिकेट में बात करें तो नॉर्मली क्रिकेट में फिजियोथेरेपी का भी, फिजियो का बहुत रोल रहता है कि कौन सा टीम प्लेयर खेलेगा, कौन सा टीम प्लेयर नहीं खेलेगा। दे डायरेक्टली वर्क विद टीम मैनेजमेंट एंड आल्सो हेड कोच, राइट। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर फिट फॉर द प्ले, मतलब फिट फॉर द मैच है।
सी बीसीसीआई ने ना कुछ बैटरीज ऑफ टेस्ट रखे हुए हैं, वी कॉल इट एज एमएसके स्क्रीनिंग, मस्कुलोस्केलेटन स्क्रीनिंग, ठीक है। तो वेन एवर आई एम एसोसिएटेड विद द टीम, ईच एंड एवरी प्लेयर का मुझे असेसमेंट करना होता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट। तो जैसे ही हम लोगों का ये, जैसे मुझे हमारा कैंप शुरू हो रहा है, प्रिपरेटरी कैंप शुरू होता है, प्रिपरेटरी कैंप शुरू होते ही हम लोगों का एमएसके शुरू कर देते हैं हम लोग। प्रिपरेशन के साथ साथ एमएसके उनका चलता रहता है। अगर मेरे को सपोज 20 का स्क्वाड मिला है या 22 का स्क्वाड मिला है, तो मेरे को 22 के 22 प्लेयर्स का एमएसके करना होगा। और वो एमएसके को मैं लाइक बीसीसीआई इज सच अ गुड बॉडी, उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइज कर रखा है सिस्टम। तो आपके साथ में ऊपर जोन हेड होता है बीसीसीआई का, आपके साथ में फिर कोचेस होते हैं, आपके साथ में एक पूरा टीम वर्क होता है जहाँ पे यू हैव टू शेयर दिस कि आपका एमएसके आपने किया, किस किस प्लेयर का क्या स्टेटस है, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर आई विल से, जहाँ पे आपका अपलोड होता रहता है, जिन जिन को एक्सेस होता है उसका, दे गेट एन एक्सेस टू इट, और जहाँ मुझे अगर शेयर करना होता है तो हम लोग उसको करते हैं। तो एक साइंटिफिक सिस्टम है जहाँ पे आप उसको स्क्रीन कर रहे हैं एक प्लेयर को बिफोर द टूर्नामेंट। वो पैरामीटर्स क्या रहते हैं? उसमें आपका रेंज ऑफ मोशन होता है, स्ट्रेंथ होता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करे जाते हैं, कोई प्रीवियस इंजरी कभी किसी प्लेयर की है तो उसके हिसाब से उसका असेसमेंट है। अगर किसी को शोल्डर इंजरी है या किसी को नी इंजरी है तो मुझे उन हिसाब से वो टेस्ट करने पड़ते हैं कि वो फंक्शनली उस पार्ट के लिए वर्कअप है कि नहीं। फिर हमारे साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ट्रेनर होते हैं जो कि उनको एसएनसी के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यो टेस्ट हो गया, 2K टेस्ट हो गया, 4K टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हम लोग एक बार उनको स्क्रीन करते हैं। तो जब वो स्क्रीनिंग चल रही होती है, वो स्क्रीनिंग हमारी ऑन द ग्राउंड हो रही होती है एंड इनसाइड द पेविलियन भी हमारा चल रहा होता है। कई बार मुझे ये एक्सटेंडेड आवर्स में अपने रूम में भी बुलाना पड़ता है प्लेयर्स को कि हाँ मैं, क्योंकि प्राइवेसी है, आप उनको ओपनली नहीं चेक कर सकते, तो कई बार आपको बुलाना पड़ता है कि हाँ कि क्या स्टेटस है। तो हमें वो सारी चीजें, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ बीसीसीआई इज यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। तो जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी है, लोगों के पास ट्रांसपेरेंसी है। जब वो ट्रांसपेरेंट रहता है कि हाँ इसका ये स्टेटस है, इसका ये स्टेटस है। अब देयर आर फेजेस ऑफ फिटनेस आल्सो, फिट टू प्ले, जैसे यू आस्क्ड कि फिट टू प्ले है कि नहीं है। अब वो चीज शुरू होती है इंजरी रिहैब के बाद में। हाँ, तो जैसे आई गिव एन एग्जांपल, मेरा कोई प्लेयर इंजरी हुआ, या फिर सबने देखा कि अभी ऋषभ पंत वाज इंजर्ड, तो ही आल्सो हैज टू अंडरगो विद ऑल दीज काइंड ऑफ बैटरीज ऑफ टेस्ट। तो जैसे इंजरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, जो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल चला, वो वहाँ के बीसीसीआई फिजियोथेरेपिस्टों ने उनके साथ वर्कअप किया। और फिर जब वो टीम फिजियो के पास आते हैं तो दे हैव टू टेक अप द एमएसके फॉर ऑल दोस प्लेयर्स। अब वो इंजरी में फिट टू प्ले डिक्लेरेशन टीम फिजियो का रोल होता है, और वो जो पार्ट हमारा होता है कि वहाँ पे हम लोग उनके वो टेस्ट कराते हैं, फिर एसएनसी ट्रेनर के साथ हम लोग वर्कअप करते हैं, उनको फंक्शनल रिहैब देख के उनको वर्कअप करा जाता है। और फिर उनको जब कोचिंग में चल रहा होता है तो वो कोच के साथ वर्कअप करते हैं कि सर स्किल वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी प्लेयर की, अगर आपने यहाँ पे फिट कर दिया उसको लेकिन वो स्किल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज आपको कोच के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि सर आप जस्ट ऑब्जर्व दिस प्लेयर, हमने रिहैब किया हुआ है, आप इसको स्किल वाइज देखिए, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ इट इज परफॉर्मिंग। अगर ये अपना 100% ऑफ द फंक्शनल स्किल दे रहा है या 80%, जैसे बॉलर है, अब बॉलर को स्पीड डालनी है विद एन एफर्ट ऑफ 100%, ठीक है। अब वो 100% एफर्ट के साथ बॉलिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और अगर कर पा रहा है तो कितने ओवर कर पा रहा है। अब मुझे अगर किसी प्लेयर को फिट करना है और वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, उससे ऑन एन एवरेज 20 ओवर तो डलवाने ही डलवाने हैं, क्या वो 20 ओवर के लिए तैयार है कि नहीं। तो वो कोच के साथ हम लोग बैठते हैं, कोच उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस, और वहां पे हमें पता चलता है कि हाँ हमने लैब में या क्लिनिकल एस्पेक्ट में तो उनको रिहैब कर दिया, बट आर दे परफॉर्मिंग ऑन द स्किल टेस्ट, और जब उनको परफॉर्मेंस करनी है तो उसके लिए रेडी है कि नहीं। तो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच जहां पे आपको देखा जाता है, द कोच इज इन्वॉल्व्ड, फिजियोथेरेपिस्ट इज इन्वॉल्व्ड, एसएनसी ट्रेनर इज इन्वॉल्व्ड, मेडिकल डॉक्टर और समवन हु हैज ऑपरेटेड ऑन हिम और हर दैट इज इन्वॉल्व्ड। तो वो एक प्रॉपर साइंटिफिक वे है जो हम लोग डिसाइड करते हैं। आपने जैसे बोला कि बॉलर है, मतलब प्लेयर की अपना गेम भी मतलब परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इंजरीज जो हुए हैं उसके रिहैब पे कैसा चल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, आप सिमरनजीत बोले, अभी वो सीएसके की मतलब फ्रंटलाइन बॉलर भी हो गए हैं,
ठीक है, लास्ट कपल ऑफ सीजन से। तो मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे मतलब उन्होंने अभी पूरा तोड़ू फोड़ू बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका काम कैसा रहा था? मतलब जब वो आपके उनके अंडर ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, तो आपने मतलब कैसा उसकी एंड्योरेंस बढ़ाया, या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं कि उनकी बॉलिंग स्टाइल भी कभी कभी चेंज कराना पड़े, फिजियो उसमें कैसे हेल्प करता है? पर्सनल अगर मैं एथलीट बेसिस पे चलूँ। Simmer is a blessed player. मतलब I would say I worked with him and he is the blessed guy. Like he is blessed by the God. और जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है. वाओ, ठीक है. And as a person also he is so polite, he is so down to earth कि उनके साथ काम करने में ऐसा लगता है कि यार you are working with a buddy. So there is no arrogance, there is nothing, and he और उसका और मेरे साथ में कई बार क्या होता है कि आपके इतने अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं कि आप सारी चीजें शेयर करने लग जाते हैं. तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग रहती है. मैं उसको अगर सेशंस अगर दे रहा होता था, अब हम लोग डेली प्रीमियर लीग एक सेशन था तो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि ही स्टार्टेड शेयरिंग विद हिज थिंग्स एंड पता चलता है कि हाँ ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही इज सो नाइस. तो अब जैसे कभी पेन हुआ या निगल हुआ है तो ही इज शेयरिंग विद मी. और जब वो एंड ही इज सो विजिलेंट अबाउट हिज बॉडी कि जरा सा भी कुछ होता है ही कैन जस्ट चेक इट आउट एंड वो बता देता है कि सर ये जरा चेक करो, सर मेरे को ये इशू लग रहा है. क्योंकि सी दिस प्लेयर सिमर इज ऑसम एंड उसको जब परफॉर्म करना है तो वो 100% परफॉर्म करना है. मेरी टीम में भी जब हम लोगों के साथ खेलता है तो इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया बॉलिंग के नाम पे कि आपका हमेशा की सी ही इज अ वेरी वाइटल प्लेयर फॉर द टीम. और जब टीम को विकेट की जरूरत होती है या स्कोर कर्टेल करना होता है तो हमें सिमर को लेकर आना पड़ता है. और सिमर अगर मेरे लिए सेट है या सिमर अपने आप से 100% एफिशिएंटली फील कर रहा है तो आप सोचो कि वो 120% डिलीवर करेगा वहां. तो मजा आता है उसके साथ बात करने में. ही इज वेरी विटी ऑन द फील्ड ऑल्सो. मजाक चलता रहता है हमारा. और हम लोग जब ड्रेसिंग रूम में भी होते हैं तो मजा आता था उसके साथ काम करने में. तो ये सोचो कि एंड आई पर्सनली बिलीव कि सिमर जैसा प्लेयर जो है ही इज कूल एज कुकम्बर. ही इज अमेजिंग. लाइक ही इज अ टीम प्लेयर. जब टीम को जब जरूरत होगी तो वो आपके साथ होगा एंड ही इज वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द टीम. राइट. मोर पावर टू सिमरनजीत, मस्त खेल रहे हो. तो मैं फिर वही आता हूँ क्रिकेट में अगेन. ठीक है, हमने बॉलर की बात करी. अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई एक बैट्समैन की, आप अपने हिसाब से बताएं. ठीक है, क्रिकेट में बैट्समैन का कैसे उसका इम्प्रोवाइजेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फिजियो. ठीक है, क्या क्या करना चाहिए उसको ताकि वो इम्प्रोवाइजेशन कर पाए, या अपने जो प्ले करते हैं जब वो प्लेइंग 11 में भी होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन ना हो ड्यू टू देयर फिजिक्स. ठीक है, एंड सेकेंडली कीपर के पास आएंगे. ये वाला के बाद कीपर के पास है. आई हैव अ वन क्वेश्चन आल्सो फॉर कीपिंग. हाँ बिल्कुल. जैसे तुमने स्किल वाइज बात कर रहे हो तो पहले बॉलर की बात हो गई. अब बैट्समैन की बात करते हैं. सबसे बड़ा जो एक अच्छे स्पोर्ट्स फिजियो का रोल होता है वो होता है इंजरी प्रिवेंशन. अगर आपने इंजरी प्रिवेंट कर दी तो पेशेंट की प्लेयर की पीक परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है. अगर क्योंकि प्लेयर को कहां से कॉन्फिडेंस आता है कि वो जब इंजर्ड नहीं होता, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, कोई भी हो, तो जब तक वो इंजरी प्रिवेंशन में रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पीक पे रहेगी. ठीक है. अब मैं हिम्मत का ही एग्जांपल लेता हूँ. हिम्मत हमारे साथ अभी काम कर रहा था और बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा उसने बैटिंग करी. और सबसे ज्यादा अच्छा रोल हमारा ये रहा कि हम लोगों ने इंजरी प्रिवेंशन पे काम करते हैं. जैसे मैंने सिमर का बताया कि वो विजिल अपनी बॉडी के लिए. ऐसे ही जितने भी इलीट प्लेयर्स होते हैं, हिम्मत की बात कर लो या इंडिया क्रिकेट टीम में यश ढुल है, उनकी बात कर लो, ये लोग सारे विजिल हैं अपने बॉडी के बारे में. एंड व्हेन दे आर विजिल अबाउट देयर बॉडी सो दे इंटरेक्ट विद द फिजियो and they communicate it. Once they communicate, then the role of physiotherapist is to prevent the injury. आपने शुरू में निगल को ही पकड़ लिया तो आप निगल से ही मैनेज कर सकते हो ना. तो आप उस चीज को देखिए कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कहां से शुरू हुआ. इंजरी प्रिवेंशन से लेके ऑन फील्ड इंजरी मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन आप इसे ऑफ सीजन भी लेना चाहो तो आपका
पूरा का पूरा कंडीशनिंग कैसे एक प्लेयर की हो रही है, तो वो चीज़ है। अब मैं क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर में 3 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। बैट्समैन की तुमने बात करी, तो बैट्समैन में 3 फॉर्मेट्स हैं, T20, वनडे एंड टेस्ट मैच। अब हर एक का एंड्योरेंस लेवल डिफरेंट होगा। करेक्ट। हैं, जब तुम्हारे को हर एक का एंड्योरेंस लेवल डिफरेंट होगा, तो हो सकता है कोई एक प्लेयर T20 के लिए ज्यादा अच्छा हो, कोई एक प्लेयर वनडे के लिए ज्यादा अच्छा हो, और एक बैट्समैन जिसको अपने आप को टेस्ट मैच में लॉन्ग उसमें इनिंग्स खेलनी है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो मेरे लिए क्या रोल हो जाता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, कि वो जो प्लेयर है, सपोज मैं टेस्ट मैच खेल रहा है मेरा कोई बैट्समैन, और तो अब उसको एक साथ 20-25 ओवर खेलने हैं, या वैसे एक सेशन टू सेशन चला रहे हैं हम लोग, तो मुझे उसके डिहाइड्रेशन पे ध्यान रखना है, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखना है, प्लस उसके सेफ्टी गार्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है कि उसके सेफ्टी गार्ड्स कैसे हैं। क्योंकि सबसे पहले देखो, बैट्समैन है, बैट्समैन के सेफ्टी गार्ड्स अगर गड़बड़ होंगे, तो सबसे पहले वो तो बॉल को सबसे पहले वही तो टैकल कर रहा है ना। राइट। तो आपको हेलमेट से लेके शू तक देखना पड़ता है कि प्लेयर इज, एंड दैट इज व्हाट हम लोग बात करते करते पूछते रहते हैं, तेरा हेलमेट का वेट कैसा है, तेरा हेलमेट तेरे को सेफ लगता है कि नहीं, तेरा शूज में जैसे स्पाइक्स हैं, तो स्पाइक्स में तेरे को कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा। क्योंकि कई बार मेरे पास प्लेयर आता है, वो कहता है कि सर स्पाइक की वजह से मेरे को पैर लग रहा है कि मैं स्किट कर रहा है कुछ, तो वो कई बार घिस जाते हैं, तो वो स्किटिंग पे जाते हैं। वो स्किटिंग होगा तो ऑब्वियसली फिर इंजरी का चांसेस बढ़ेगा। किसी का पुरानी इंजरी किसी प्लेयर की है, या बैट्समैन की किसी की पुरानी इंजरी है, तो बैट्समैन को मोस्टली इंजरी है, वो रन लेना है, और T20 में जब उसको रन लेना है तो वो तो फास्ट मूवमेंट पे जाएगा ना, और अगर वो टेस्ट मैच में होगा तो वो धीरे से टक किया और निकल गया। तो आपको सारी चीजें देखनी है, वो गेम फॉर्मेट के हिसाब से आपको प्लेयर को रेडी करना है, तो वो उनकी ड्रिल्स उस हिसाब से होती है, उनका वार्म अप उस हिसाब से होता है कि वो कैसे कैसे हम लोग उनको देखें। तो अब शॉर्ट फॉर्मेट गेम है तो आपका हाई पावर गेम जाएगा, लॉन्ग फॉर्मेट गेम है तो आपका एंड्योरेंस पे जाएगा, धीरे 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 करके आप उस पे जाएंगे। तो आपको कंडीशनिंग ऑफ द प्लेयर उस हिसाब से होनी चाहिए, प्लेयर की मसल्स की, प्लेयर्स की जॉइंट्स की, प्लेयर्स का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट उस हिसाब से होना चाहिए कि वो उस गेम फॉर्मेट को 100% परफॉर्म करे। ओके। तो वो एक जरूरी चीज देखनी होती है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है कि स्किल वाइज वो कौन से फॉर्मेट में खेल रहा है, और तब हम उसको उस हिसाब से रेडी करते हैं। मैं फिर कीपिंग में भी आता हूँ, तो बेस्ट कीपर MS धोनी मेरे हिसाब से। तो MS धोनी जब भी आते हैं, एक तो वो ना कभी कभी मैंने टीवी पे ये देखा है कि वो फिजियो से ना बैक पे एक स्प्रे कराते हैं, कुछ हॉट पैक लगाते हैं एंड मसाज कराते हैं। वो बैटिंग करने के लिए भी तब भी यूज़ करते हैं। जब ये कराते हैं तो मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है छक्के पे छक्का लगाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली है क्या जी? थोड़ा डिकोड करेंगे ये क्या कराते हैं, ये वाला क्या सीन है? बैट्समैन तो एक सिंगल स्किल पे खेल गया है। अब आपने धोनी की बात करी जी, है, ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, करेक्ट। ठीक है। अब उसको स्कॉट्स मारने हैं, एक ओवर में कितने बॉल्स हुई? 6 बॉल। मैं कम से कम अगर आपको बोलूं कि 20 ओवर का मैच भी लगा लो आप, हाँ। तो कितनी बॉल्स हुई? 120। 120 बॉल। अब 120 स्क्वाट्स आप मार रहे हो, उसमें भी और भी वाइड हाँ, हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो एक्स्ट्रा भी है। मिनिमम 120 स्क्वाट्स है, जिसमें आपको पीछे उसको पकड़ना भी है आप जब तक उसको डाइव भी करोगे, सारी चीजें करोगे, तो आपका एफर्ट कितना होगा। बॉलर ने उधर से बॉल डाली, ही इज ऑन अ यूनी एक्सियल प्लेन, राइट है, वेयर एज विकेट कीपर इज ऑन द मल्टी एक्सियल प्लेन, क्योंकि वो इधर भी कर रहा है एंड ही रन्स द गेम। वो उसको मालूम है कि मेरा मिड ऑन पे प्लेयर कौन सा है मेरा, क्योंकि हर एक जगह से कीपिंग तो करनी ही करनी है ना उसको। तो आप ये देखो कि वो एफर्ट कितना डाल रहा है। आई वोंट से कि एफर्ट हर एक प्लेयर का कम है। बैट्समैन का अपना अलग रोल है, बॉलर का अपना अलग रोल है, विकेट कीपर का डुअल रोल है। तो विकेट कीपर का डुअल रोल है, तो बैक स्पाज्म कई बार आने के चांसेस होते हैं। आपने डाइव मारी तो कई बार इंजरी होने के चांस होते हैं कि कोई मसल पुल हो गया या कुछ हो गया। देन अ फिजियो हैज टू गो देयर, दे हैव टू पुट अ स्प्रे, और यूजुअली हम लोग आइस यूज करते हैं वहां पे। हाँ, यूजुअली हम लोग आइस यूज करते हैं। वी यूजुअली नॉट यूजिंग द हॉट थिंग्स ऑन द ग्राउंड। हम लोगों के लिए आइस स्प्रेज होते हैं, आइस जेल्स होते हैं, आइस पैक्स होते हैं, and which will release down the spasm instantly. So we have got few good quality sprays जो हमारे को ऑन फील्ड इंजरी को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं।
ओके। और दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। तो जब Okay. हम लोग उस पे काम कर रहे होते हैं तो मुझे पता है कि हाँ, एंड वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन टू द स्किन ऑफ द प्लेयर, कि किसको किसी का रिएक्शन तो नहीं होगा। पता चला मैंने स्प्रे हाँ करा, उसको रिएक्शन हो रहा हाँ 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 हाँ। है तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि राइट पता राइट। चला वो कल को वो खुजला रहा है पीछे तो कीपिंग क्या करेगा। राइट राइट। तो हमें स्किन फ्रेंडली या प्लेयर के हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे रोल, सी वी आर बैक स्टेज गाइज एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो दे आर द मेन हीरोज, हम लोग पीछे वाले प्रोडक्शन वाले लोग होते हैं। तो जो प्रोडक्शन वाले लोग होते हैं तो उनका रोल ये होता है कि हर एक चीज का ध्यान रखा जाए जिससे राइट आगे शो अच्छा चले। एग्रीड। तो अब राइट। वो हमारे लिए हीरोज हैं, वो हाँ पूरे हाँ इंडिया टीम के लिए हीरोज हैं सारे हाँ के हाँ हाँ। सारे। लेकिन अगर वो हीरोज को पीछे से आप सेट नहीं रखेंगे तो वो हम्म, हम्म। आगे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो वो एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मैं जैसे अनुज रावत है, हाँ हाँ। अनुज रावत मेरे साथ था अभी पीछे। हम्म, अनुज रावत को कीपिंग भी करनी है और हम्म। ओपनिंग बैट्समैन है। तो राइट। जैसे ही अब आप ये देखो कि उसका लोड कितना ज्यादा है, अब उसको तो हाँ। रेस्टिंग का टाइम ही नहीं मिला ना। आपने एक इनिंग में या तो बॉलिंग करी है तो बॉलिंग के हम्म, बाद एकदम ओपनिंग बैट्समैन आप बन गए हो और अपने रोल को इतने अच्छे से हम्म, परफॉर्म कर रहे हो। ही स्कोर्ड सो मेनी सेंचुरीज इन T20 मेरे साथ अभी। हम्म, और साथ में या तो उसने बॉलिंग करी या फिर बैटिंग करके आया हम्म, और बैटिंग करके सीधा बॉलिंग के लिए फील्डिंग के लिए चले गए आप। तो वो रोल देखो ना कि आपको एक प्लेयर को बीच में रेस्ट का टाइम तो मिल जाता है ना, हम्म, लेकिन एज अ विकेट कीपर बॉलिंग ओ बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, हम्म, वो कहाँ से रेस्ट लेगा। तो उसको अपनी हम्म, बॉडी को ऐसे कंडीशन या ट्रेन करना पड़ेगा कि वो उस लोड को विथस्टैंड कर सके, हम्म, क्योंकि लोडिंग तो होगी ना बॉडी में, हम्म, मसल लोड होगी आपकी सारी बॉडी का। एक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो एक्सपेंडिचर तो होगा ना। तो जब तक आप एक एक्सपेंडिचर को वापस बैलेंस से कंट्रोल नहीं कर सकते विद द राइट। राइट न्यूट्रिशन, विद द राइट सप्लीमेंटेशन, विद द राइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, विद द राइट ऑफ सेट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जब तक आप नहीं करोगे तो आप कैसे जाओगे। आपने अभी बोला कि राइट स्ट्रेचिंग एंड एंड्योरेंस, क्योंकि सप्लीमेंट पार्ट वगैरह तो ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर डाइट होता है उनके पास, जब प्रोफेशनल जब खेलते हैं तो मैंने एक गेम पे भी देखा था, इनफैक्ट आईपीएल पे ही आता हूँ। तो हार्दिक पांड्या कुछ टाइम के लिए चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। मतलब फिजियो, आप जैसे आप फिजियो हैं, आप लोगों ने बाहर निकाला फील्ड से, ठीक, एक ओवर के लिए वो बाहर गए थे, ठीक है। वो चल नहीं पा रहे थे, फिर सेकंड पे आए एंड ही बॉल्ड एंड गॉट अ विकेट। आप क्या जादू करते हैं इस बीच में, एक ओवर के बीच में, मतलब क्या मंत्र फूकते हैं कि बंदा चल नहीं पा रहा था और वापस आके विकेट भी ले रहा है। विजय, मैं इस बारे में बोलता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। एंड देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। राइट। ठीक है। अब अलमाइटी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, मुझे लगता है कि हम लोग जब ऑन फील्ड होते हैं तो हाँ हाँ। इट इज लाइक आपके लिए वो जो वर्क स्टेशन है वो पूरी ग्राउंड है। ठीक है। अब उस ग्राउंड पे एक एक चीज चल रही है, आपका प्लेयर मिड ऑन पे भी है, मिड ऑफ पे भी है, बाउंड्री पे भी है, सब जगह खड़ा हुआ है। अब आपने हार्दिक का एग्जांपल दिया, तो जो हार्दिक के फिजियो होंगे ही मस्ट बी स्किल्ड एनफ एट द टाइम ऑफ दैट इंजरी कि उन्होंने उसको मैनेज किया। सो दीज थिंग्स आर साइंटिफिक इन नेचर। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंजरी मैनेजमेंट होते हैं जो आपको रखने होते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपका गेम कैसा चल रहा है, आपके प्लेयर की रिक्वायरमेंट कैसी है। अब जैसे मैं आई वर्कआउट विद द गुड डायनामिक टेपिंग करते हैं हम लोग, कई बार काइनेसियोलॉजी टेपिंग कर रहे होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपको कब कौन सी टेपिंग की रिजल्ट का इफेक्टिवनेस है। तो जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। हैं, अब आपने सपोर्ट किया, सपोज someone is having a calf sprain, I give you an example, a bowler is bowling, he's having calf sprain। अब वो calf sprain अकेले टेप से नहीं जाएगा, तो वो हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है काफ पुल की वजह से भी हो। अ फिजियोथेरेपिस्ट हैज टू नो वाइजली कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पुल। तो आप उस कॉज को सेटल करो ना। जब आप उस कॉज को सेटल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो बेटर हो जाएगा। तो मेरे लिए कीपिंग इन माइंड के डिहाइड्रेशन भी देखना है, सपोर्ट भी देखना है, एट द सेम टाइम स्किल सेट भी देखना है, और मेरा डिमांड क्या चल रही है उस मैच में या उस गेम में, तो मैं उसको भी देख के काम करूंगा ना। एंड थैंकफुली आई गॉट सो गुड रिजल्ट्स कई बार, टचवुड, के जो है प्लेयर इज सो सिवियरली इंजर्ड
and they are back to field in an over or two. हाँ, इस पे मैं दोबारा आता हूँ। जैसे आप क्रिकेट मैच पे भी आप फिजियो जो है, कभी कभी बॉल बैट्समैन पे हिट कर गया, या फिर बैट्समैन ने मारा और वो बॉल आके बॉलर पे हिट कर गया, या फिर किसी और पे हिट हो गया, वो इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो आप कैसे रोल प्ले करते हैं कि आप ये भी माइंड पे रखते हैं कि इसको ठीक करना है, एंड इस अगर ये प्लेयर बहुत वाइटल है कि ये अगर फील्ड में है तो मैच विनिंग हो सकता है, तो फिर आप उसको कैसे मतलब रोल प्ले करके उसको वहीं पे ठीक करा के उसको खिलवाते हैं, अगर इवन इफ अगर उसमें कोई चांसेस हायर है कि सीवियर रिस्क हो सकता है, फिर आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं? बिल्कुल। मैंने सबसे पहले बताया था सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड्स हम लोग प्लेयर से पूछते हैं हाँ सबसे हाँ हाँ पहले कि व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ योर हेलमेट, व्हाट हाँ इज हाँ द स्टैंडर्ड ऑफ योर शिन। शिन गार्ड आप ले रहे हो, हाँ, आप गार्ड सारे पहने हैं कि नहीं पहने, तो सबसे पहले तो वो ध्यान रखना होता है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली कभी किसी प्लेयर को हेड पे हिट हुआ हाँ हाँ या अनफॉर्चुनेटली किसी को शोल्डर पे हिट हुआ, हाँ हाँ, तो दोनों को मैनेज करने का रूल डिफरेंट है। क्योंकि जब हेड पे हिट होता है तो देयर इज अ few batteries of questions and test हाँ which you have to go on the field and ask the player हाँ हाँ whether he's or responding to it or not. See, हाँ, it has to be treated as a head injury. ठीक है, अब आप हेलमेट पहने भी हो तो भी आपको देखना होता है, दिस इज मैंडेटरी फॉर एनी फिजियोथेरेपिस्ट हु इज ऑन द फील्ड कि आपको वो बैटरीज ऑफ टेस्ट को करना है। और जब आप वो स्कोर चेक कर लेते हो वेदर दिस स्कोर इज ऑप्टिमम और फाइन, then only you allow the player to play. Otherwise, it is mandatory to take out the player out of the field for some time, keep it under observation, and after observation, you have to report it to the medical doctor on field at that time कि हम लोग इसको स्क्रीन किया है, मुझे ये रिपोर्ट करके ठीक लग रहा है, I will allow him to play inside. But if in any case, unfortunately, the player is not responding to the right questions, तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डिलेमा है प्लेयर को या कुछ है, देन वी हैव अ सपोर्ट सिस्टम टू टेक द प्लेयर ऑन द एम्बुलेंस एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल एंड गेट सम बैटरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इफ रिक्वायर्ड, लाइक सिटी स्कैन और समथिंग, तो वहां पे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे पहुंच जाता है। लेकिन टच वुड मैक्सिमली एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देयर इज, इफ यू आर कीपिंग इन माइंड विद ऑल द सेफ्टी गार्ड्स एंड ऑल, तो आपके चांसेस ऑफ सिवियर इंजरीज आर लेसर। सेम चीज अब शोल्डर पे किसी का हिट हुआ, वो तो एक तरीके से आपको पत्थर मार दिया किसी ने, करेक्ट करेक्ट है ना, करेक्ट, मतलब अगर 200 आपको स्पीड में 120 स्पीड में भी लगेगा तो हाँ, मतलब है ना, तो हमें बहुत जोर से लगे तो उनको तो पता नहीं वही कैसे कह रहा ना, हैंडल तो करते इट इज ट्रीटेड एज अ पत्थर। मैं बहुत एग्जांपल रूडली बोल रहा हूँ आपको कि आपको किसी ने जोर से पत्थर मारा तो आप क्या करोगे? आप पहले सबसे पहले या तो नील पड़ेगा वहां पे, बिल्कुल है, बिल्कुल, वो प्लेयर घबरा जाते हैं कई बार कि सर ये नील पड़ गए, लेकिन मैंने प्लेयर्स देखे हैं जो इंडिया खेल रहे हैं, जो प्रोफेशनली खेलते हैं, सर लगा है ना, आइस लगाओ, छोड़ो ना सर, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो एंड दे कॉल इट एज अ ब्यूटी मार्क, हैं, दे कॉल इट एज अ ब्यूटी मार्क। सर मैदान में खेल रहे हैं तो चोट वोट लगी है तो हमारे गहने हैं एक तरीके से। हम लोग जैसे बॉर्डर पे जवान होता है उसको चोटें लगती है तो उनके लिए स्कार एक उनके प्राइड की निशानी होती है। ऐसे ही प्लेयर्स के लिए भी ना, जो प्रोफेशनली दे आर क्वाइट गुड लेवल प्लेयर्स, उनके लिए वो रहता है यार ये तो गहने हैं, एक तरीके से चोट लगी है। बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये तो लाइटर नोट पे मैं बता रहा हूँ, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें ध्यान रखना होता है कि वो सिवियरिटी ना पहुंच जाए, हम लोग उसको मैनेज अच्छे से करें। क्योंकि अगर वो किसी का बॉलिंग आर्म है या सपोज किसी के लिए वो कैच करने में, मेरे को परफॉर्म करने में दिक्कत होगा, अब रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा ना उस, तो मुझे उस हिसाब से उसको मैनेज करना है कि वो रिएक्शन टाइम भी मेंटेन हो, पेन लेस हो, तो मैं पेन मैनेज कर लूंगा ऑन फील्ड उसका, और जैसे ही वो मैनेज हो गया आई कैन हेल्प इट आउट। अच्छा, तो मतलब बेसिकली जैसे आप ऑन फील्ड रहते हैं तो आपके मेन फोकस रहता है उसके पेन मैनेजमेंट हो जाए, ताकि अगर आपकी एक मैट्रिक्स के नीचे है, अगर खेल सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ आप ये देखते हैं कि उसका पेन मैनेज हो जाए ताकि वो परफॉर्म कर ले मैनेज करके। एंड सेकेंडली आप उसकी माइंडसेट को भी वहीं पे हेल्प करते हैं ताकि उसकी एस्पिरेशन बढ़ते रहे, हाई लेवल पे रहे, ताकि उसकी मोटिवेशन डाउन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसके अंदर, मैं कोई एक एग्जांपल हो तो हाँ थोड़ा प्लीज वही बताएं। वही वही कह रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं। वन ऑफ माई प्लेयर ही सफर्ड इंजरी ऑन फील्ड, ठीक है, ही वाज द कैप्टन ऑफ माय टीम एंड ओह, कैच कर रहा है नीचे, कैच करते करते उसकी फिंगर जो है वो
जमीन से टकरा गई, ओके, पूरा ऐसे वो डिसलोकेट हो गई वो यहाँ से। एंड इट वाज अ वेरी वाइटल मैच फॉर माय टीम एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। अब वो कह रहा है सर कर दो इसको, ठीक कर दो, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये वो इम्पोर्टेंट गेम है, ऑब्वियसली आई एग्री। तो अब वो फिंगर डिसलोकेशन है, आई कैन नॉट टेक द चांस, मुझे उसको बाय फोर्सफुली लेकर आना पड़ा। और लेकर आने के बाद उसको मैनेज किया, हॉस्पिटल भी भेजा, मैनेज करके सेटल किया। अब मेरे को पता है कि विद इन 7 days मेरी टीम का मैच है एंड ही इज वेरी वाइटल प्लेयर ऑफ माय टीम, और मेरी टीम क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी क्या है, तो मेरे पास एक डेडलाइन हो गई। तो आप जैसे सोचते हो कॉर्पोरेट्स में डेडलाइन है, करेक्ट। यहाँ डेडलाइन ऐसी होती है कि आपका यस और नो होता है। ओके। हैं अब किसी का, अब ही इज अ बैट्समैन एंड ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, ही इज अ फील्डर, वन ऑफ द गुड फील्डर। अब उसको मुझे तीनों फोटे देखने हैं ना, तो मैं उसका रिहैब इतना फास्ट करना चाहूंगा कि उसके साथ उसको मेंटल जो एंजाइटी लेवल है वो एंजाइटी लेवल भी कंट्रोल करूंगा ना। तो अगर वो प्लेयर मेरा फिंगर को मूव कर पा रहा है, अब सपोज आई गिव एन एग्जांपल, किसी इंसान का ये उंगली सिर्फ इतना मुड़े तो उसके मेंटल एंजाइटी लेवल डिफरेंट होगा, या उसकी उंगली पूरी मुड़े तो मेंटल एंजाइटी लेवल डिफरेंट होगा। अब प्लेयर के लिए तो वो परफॉर्मेंस भी आ जाता है ना वहां पे। तो वी हैव टू वर्क आउट ऑन साइकोलॉजिकल री इंजीनियरिंग। ओके। So this word of psychological re-engineering, which has a good physio has to know that. ओके। जब तक आपको वो नहीं करना आता तब तक आप उसको वर्कअप नहीं कर सकते। तो आई यूजली फॉलो PNI स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन, एंड देन वी वर्क आउट ऑन साइकोलॉजिकल री इंजीनियरिंग, वी वर्क आउट ऑन बायोमैकेनिकल असेसमेंट, वी वर्क आउट ऑन इंजरी प्रिवेंशन का रोल मॉडल बना के उसको पीक परफॉर्मेंस बढ़ाना है। तो जब वो पीक परफॉर्मेंस पे जाता है तो उसको क्लैरिटी होती है कि यार मैंने तो पीक परफॉर्मेंस पे काम कर रखा है, चल भाई गुड टू गो। आपने ना स्पाइक्स की भी बात करी, गैजेट्स की भी बात किया। मैं एक प्लेयर की बात करना चाहूँगा, जसप्रीत बुमराह, द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, उनका स्पाइक जो है, उनकी जो स्पाइक रहता है वो 3 यूज़ करते हैं। नॉर्मल कोई अदर बॉलर्स होते हैं वो 4 यूज़ करते हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? ये एक पर्सनल चॉइस है, मतलब ये एक इससे कुछ नहीं पर्सनल होता? नहीं, ये एक पर्सनल चॉइस है। ओके। अब किसी के जूते का नंबर 8 है, किसी हाँ के जूते का नंबर 12 है। अब वो किस लेवल पे कंफर्टेबल है, ओके। तो वो प्लेयर हैज टू डिसाइड हिमसेल्फ कि वो मेरा कंफर्ट जोन पे क्या है। ठीक है, अब आप 11 वाले नंबर वाले जूते पे आप चाहे 4 स्पाइक्स लगाओ या 3 स्पाइक्स लगाओ, लेकिन अगर वो पेशेंट प्लेयर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको लिए वो बेकार है। तो दिस इज पर्सनल चॉइस ऑफ द प्लेयर ओके। कि वो किस लेवल ऑफ सेफ्टी पे कंफर्ट है। जब वो कंफर्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली फिर इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एज अ फिजियो हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि हमें हर एक का लेवल ऑफ कंफर्टनेस पता होना चाहिए। मेरी टीम के अगर वाइटल प्लेयर्स हैं तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मेरे इस प्लेयर को ये चीज कंफर्टेबल होती है, मेरे इस प्लेयर को ये चीज से एलर्जी है, मेरे इस प्लेयर को ये चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, इसका मतलब आप टीम सिलेक्शन के टाइम पे ही सबको स्क्रीन करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा स्क्रीनिंग जब चल रहा होता है तो उसी टाइम मेरे पे। लिए जब कैंप में ही शुरू हो रहा, सिलेक्शन भी नहीं बोल रहा मैं, ओके। प्रिपरेटरी कैंप में हो गया तो हमारे पास साइंटिफिक असेसमेंट टूल्स हैं जो आपको नोटिंग के लिए हेल्प करते हैं। और अभी तो BCCI ने इतना अच्छे से सॉफ्टवेयर बना रखे हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। तो जो प्लेयर वो धीरे धीरे दे आर वर्किंग आउट विद द लेवल्स ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो, तो वो स्टेट से धीरे धीरे आगे इंडिया खेलता है, जैसे खेलता है तो वो पूरा सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा उस पर चलता रहता है। सो आई रियली सैल्यूट टू द सिस्टम which has developed a scientific methods of working up. मैंने आपकी डेली कैपिटल एकेडमी का एक वीडियो देखा था जिसमें आपने छोटे बच्चों को भी आप अच्छे तरीके से उनको ट्रेन कर रहे थे, एंड आपका हाईएस्ट लेवल का भी प्लेयर के साथ आपने काम किया है। तो मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो जैसे अंडर 19 के टीम होते हैं या अंडर 15 के टीम होते हैं, मतलब या मैं अंडर 19 के नीचे की बात कर रहा हूँ और अंडर 19 ऊपर की बात कर रहा हूँ, जो ए टीम जो एक्चुअल एडल्ट टीम होता है, मेन टीम हो गया, ठीक है। तो दोनों में फिजिकली कोई डिफरेंस रहता है क्या? एंड अगर किसी एस्पिरेशन पेरेंट्स का कोई एस्पिरेशन भी होता है कि अपने बच्चों को जो है, किसी को मतलब हार्दिक पांड्या बनाना हो, किसी को जसप्रीत बुमराह बनाना हो, किसी को मंदाना बनाना हो,
कैसे उनको आप सजेस्ट करेंगे कि वो अपने फिजिक्स को इस हिसाब से ट्रेन करें ताकि वो उस लेवल पे भी जाके खेल पाए? विजय, जब हम लोग छोटे होते हम्म, हैं, लाइक आपने बोला अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओके। बोनी चेंजेस होते हैं। ओके। जब एक बच्चा हाँ। टीनेजर से अडल्टहुड में आने लगता है तो बोन फ्यूज होती है, हाँ। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ। हाँ। आपके जो बॉडी का टेक्सचर है, आई वुड से नॉट टेक्सचर, कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन चेंज होने लगता है। आपका मसल मास चेंज होता है, हाँ। फैट मास कम होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एज अ प्लेयर, अगर आप किसी पेरेंट, हम्म, आप किसी अपने बच्चे को एस्पिरेशंस में है कि वो इंडिया लेवल पे जाए, तो हम लोग उनको एक हॉलिस्टिकल अप्रोच सजेस्ट करते हैं कि आपको स्किल के साथ साथ न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। हम्म, आपको स्किल के साथ साथ अपने हम्म, बॉडी, अपने बच्चे की कंडीशनिंग के ऊपर ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि बच्चा, एक प्लेयर है जो हम्म, अंडर 15 का है, वो बहुत अच्छा स्किल वाइज है, ठीक है, और वो स्किल वाइज अच्छा होता है तो उससे कोच भी ज्यादा काम करवाता है, उससे प्लेयर पेरेंट्स भी ज्यादा काम करवाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल तो होगा। तो वी हम्म, नीड टू कीप इन माइंड, एंड प्ले पेरेंट्स एंड द कोच हैज टू कीप द लोड ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आप उसे लोड ऑप्टिमाइजेशन में रखोगे, वो इंजरी प्रिवेंशन के साथ रहेगा। जैसे ही वो इंजरी प्रिवेंशन में जाएगा तो धीरे धीरे जब वो ग्रूम होगा हम्म, अडल्ट उसके लिए, हम्म, अबव 19 या उसके खेलने के लिए, तो वो धीरे धीरे उसकी बॉडी इतनी प्रिपेयर्ड होगी कि वो उस प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। वरना मैक्सिमली मैं जो इंडिया में देख पा रहा हूँ, कुछ परसेंटेज ऑफ प्लेयर ही उस बैरियर पे रहते हैं। बाकी स्किल वाइज जब वो खूब काम कर रहे होते हैं तो वो कोच भी उनको खूब ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं और हम्म, पेरेंट्स भी उनको पुश कर रहे होते हैं कि बेटा कर 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 हम्म, कर हम्म, कर कर। उसमें वो अपनी स्लीप का ध्यान नहीं रखते, उसमें वो ओके। अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, उसके अंदर वो अपनी इंजरी कोई हो जाए तो निगल का ध्यान नहीं रखते हैं, हम्म, वो उसी के साथ खेलते रहते हैं। तो ओके। लॉन्ग रन में वो नुकसानदायक होता है। ओके। लॉन्ग रन में अगर आपने इंजरी पे ध्यान नहीं दिया, अब हम्म, किसी को छोटा निगल हुआ है और वो इंजरी पे ध्यान नहीं दिया, तो हम्म, देयर इज, आई गिव एन एग्जांपल, एक डिजीज का नाम होता है ऑस्गुड शैटर डिजीज। ओके। ओके। नी में होती है हमारे। ओके। कंडीशन छोटी सी होती है, बहुत हाँ। हाँ। बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन जब वो ट्रांजिशन ऑफ एज हो रहा होता है, फ्रॉम टीन टू अडल्टहुड, वो रनर्स के अंदर या बॉलर्स के अंदर, या हाँ। हाँ। आपने कोई एक छोटा सा हल्का सा इंजरी हुआ और उसको ध्यान नहीं दिया नी पे, हाँ। हाँ। तो वो धीरे धीरे करके वहां पे एक बोनी आउटग्रोथ हो जाती है। और जब वो बोनी आउटग्रोथ होती है तो उसकी वजह से कांस्टेंट पेन होता है नी में। ओके। वो उस टाइम पे प्लेयर को रियलाइज नहीं होता, पेरेंट को रियलाइज नहीं होता, हाँ। हाँ। और कोच को रियलाइज नहीं होता कि हाँ। ये हाँ। आगे जाके क्या बनेगा। ओके। ओके। बट एक फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच हम्म, जाओ जो आपको स्क्रीन कर दे हम्म, और आपको गाइड कर दे और ट्रीटमेंट दे दे कि ये हम्म, ऑस्गुड शैटर डिजीज की तरफ जा सकता है, आप उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हम्म, सेम वे शोल्डर कफ इंजरीज होती हैं बहुत हम्म, ज्यादा। बच्चे क्या होता है, जब आप टीन एज होते हो तो आपकी बॉडी में लिगामेंट्स बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, मसल हम्म, बड़े स्मूथ होती हैं आपके हम्म, लिए, क्योंकि आपके फ्यूजन ऑफ बोन्स नहीं हुई होती हैं। तो जब तक फ्यूजन ऑफ बोन्स नहीं है तो आपके पास एक एपिफिजियल जॉइंट्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम्म, एक मोबिलिटी आप ले सकते हो, लेकिन हम्म, आपकी वही मोबिलिटी 19 के बाद थोड़ी कम हम्म, होने लगती है। तो अगर आपने उस टाइम पे कफ इंजरी पे ध्यान नहीं दिया तो राइट। आपके शोल्डर लिगामेंट लैक्स हो जाएंगे। हाँ। फिर जब आप अडल्टहुड में पहुंचोगे और हाँ। हाँ। खेलोगे, तो मेरे पास कई बार एग्जांपल होता है कि सर ये तो मेरे को जब मैं 11 साल का था या 13 साल का था, मेरे कंधे में चोट लगी थी, मैं तो ऐसे ही चलाता रहा है, अब मेरे को पेन होता है, मैं तो इतने साल से पेन हम्म, के साथ ही खेल रहा हूँ। हम्म। तो आप मेंटली पेन के साथ खेल रहे हो, दैट हाँ। मीन्स हाँ। आप 100% अपने लिए बॉडी को नहीं दे पाए, अपने 100% नहीं दे हाँ। हाँ। पाओगे तो कहाँ से खेल लोगे फिर। करियर हाँ। वाइज आप लॉन्ग टर्म करियर नहीं चूज कर पाओगे। राइट, राइट। इसका मतलब इंडिया लेवल पे अगर खेलना है तो वेरी इनिशियल लेवल पे ही फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा एंड फिजियो के साथ हर बारी कंसल्ट करना पड़ेगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम्म, हम लोग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टेक्निक पे काम कर रहे हैं, वी ओके। कॉल इट एज पैट। ओके। इट इज अ प्रोग्राम, हाँ। हाँ। होलिस्टिक प्रोग्राम है जहां पे हम लोग 5 पैरामीटर्स को ध्यान रखते हैं। हाँ। हाँ। सबसे पहला रोल हमारा इंजरी प्रिवेंशन ही होता है।
इंजरी प्रिवेंशन हो गया, उसके बाद एज आई सेड न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, द राइट सप्लीमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, देन एक्सरसाइज कंडीशनिंग, आपका अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजेज आपको एरोबिक एनारोबिक सिस्टम को कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना, दैट इज अ नॉलेज ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट इन कंजंक्शन विद द एसएनसी ट्रेनर एंड कोच। तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जहाँ पे आप ये सारे काम करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग साइकोलॉजिकल री इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, हम लोग उनके ऊपर वी यूज सम ऑडियो विजुअल क्लिप्स एंड ऑल, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता रहे। हैं मेरे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो जो देयर वर फ्यू टेनिस प्लेयर्स जो दे वर फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट धीरे धीरे करके दे आर लेजेंड इन द फील्ड्स, तो उनके वीडियोस होते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं। तो दैट इज व्हाट आई वुड से कि एक इट इज अ होलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ 2 to 3 years, जिसमें हम लोग एक प्लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनाने में हेल्प करते हैं। राइट तो अब वो पेरेंट को क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरा जो बच्चा है वो एक नॉर्मल प्लेयर रहना चाहिए या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर रहना चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर रहेगा तो एक टीम अप्रोच के साथ काम करोगे, तो एक चीज ध्यान रखनी है। जो पेरेंट्स है किस एज में या किस स्टेज में उनके बच्चों को ये स्पार्ट प्रोग्राम देना चाहिए? मैं देखो इसका कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है आपको। अब जैसे तेंदुलकर वाज इज कंसिडर एज लेजेंड, ही इज क्रिकेट गॉड। क्रिकेट गॉड हैं। अब तेंदुलकर के साथ में आप कितने यंग एज पे ही हैज सॉट लॉट्स ऑफ यू नो लॉरेल्स उसके साथ हैं, तो शायद इट इज वन ऑफ द गॉड गिफ्ट टू तेंदुलकर एंड ऑल, तो जहाँ पे हमें दिखा। बट हर पेरेंट एस्पिरेट करता है मेरा बच्चा तेंदुलकर की तरह बने, हर पेरेंट ये सोचता है कि मेरा बच्चा धोनी की तरह बने। सपने तो हर एक के होते हैं। अब उन सपनों को सच करने के लिए आपने क्या कुछ कोशिश करी क्या? मैं हमेशा पेरेंट को बोलता हूँ, अगर आपने अपने बच्चे को अच्छा प्लेयर बनाना है तो ये तपस्या है। अगर आपने वो तपस्या करने की हिम्मत है, अगर आपके अंदर वो तपस्या को अच्छे से निभाने का जज्बा है, तो आप अपने बच्चे को सोचो स्पोर्ट्स में जाने के लिए, और साथ के साथ उस बच्चे के अंदर उतना स्किल भी होना चाहिए। तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक तो ये चीज देखो, खान में पत्थर तो बहुत मिलते हैं, उसको हीरे को तराशने का काम जो होता है वो एक जौहरी ही कर सकता है। तो हमें उसको देखना है कि आप किस पत्थर को हीरा बना सकते हो और किस हीरे को पत्थर बना सकते हो। तो जो स्पैट प्रोग्राम है ये आपको डिस्क्रिमिनेट करा देता है कि मेरा बच्चे को आप पत्थर बनाने वाले हो या मेरे बच्चे को हीरा बनाने वाले हो। तो ये शुरू हो जाता है हमारा 8 साल से लेके 15 साल के बीच में ये शुरू हो जाता है। कई बार मेरे पास प्लेयर्स आते हैं जो अंडर 16 और अंडर 19 खेल रहे होते हैं, उनके साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, एंड आई एम वर्किंग आउट विद दोज प्लेयर्स जो कि अभी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ पे मजा आता है उनके साथ काम करा हुआ, क्योंकि वो 3 साल की मेहनत हमारे। अब आप खुद सोचो ना, जो आई हैव गॉट टेनिस प्लेयर्स जो कि मेरे साथ, एक जिमनास्ट है, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अ जिमनास्ट, she came to me when she was 5 years old. Oh, okay. ठीक है, 5-7 साल की थी वो, तब मेरे पास आई थी इंजरी को लेके। उसकी मदर से मैंने पूछा कि क्या चाहते हो, तो वो कहती है कि सर मैं तो इसको अच्छे लेवल पे खिलाना चाहती हूँ। तो जब उसने मैंने बताया तो मैंने कहा कि आप उसके लिए रेडी हो, तो उसने बोला कि हाँ। मैंने फिर वही क्वेश्चन बोला, तपस्या करनी है, करोगे? कहती है हाँ सर कर लेंगे। And won't you believe that player is still in contact with me? She is around 25, 26 and she's so good. बहुत अच्छा कर रही है, और I don't want to take the name because वो रहता है, confidentiality रहती है, but she's doing so good। जब मजा आता है कि वो जब खेल के एलोकेट्स लेकर आते हैं तो मजा आता है कि वो चीज़ है, तो वो पेरेंट्स की तपस्या होती है। सर अब क्रिकेट के बाद ना आपकी एक्सपर्टीज में भी ये भी है, रेसलिंग भी है, एमएमए है, तो मैं अभी रेसलिंग का लेता हूँ, ठीक है। अब रेसलिंग तो बहुत इंटेंसिव गेम है, एमएमए भी तो और भी इंटेंसिव है, लेकिन तो रेसलिंग में आपकी जो प्लेयर्स है उनका फिजिक्स कैसा काम करता है, उनकी बॉडी एंड्योरेंस और फाइटिंग लेवल का आप कैसे काम करते हैं?
सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ रेसलिंग का अपना एक्सपीरियंस। और ये जी जी जी। लाइक मैं इंडिया रेसलिंग टीम के साथ हो गए 10 साल के करीब एसोसिएट हुए हुए मेरे को ऑलमोस्ट। वाओ। और अभी भी मैं प्राइम फोर्टे मेरा अभी इस टाइम पे क्रिकेट है, बट रेसलिंग मेरे को आई वुड से कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया। राइट, तो मतलब 10 साल, मतलब लगभग लगभग जितने भी मेडल्स आए वो आपके करियर में आए हैं, इसका मतलब एक तरीके से, हाँ, मतलब मतलब कह मोटा सकते हैं मोटी हायर वॉल्यूम हाँ, पे। कह सकते हैं कि जब इंडिया रेसलिंग में मेडल जीतना शुरू किया था तो हम्म, मैं उनके साथ एसोसिएटेड था उस टाइम राइट पे। राइट। ठीक है, तो अभी भी मजा आता है कि हम्म रेसलर्स के साथ काम करने में। आप हम्म देखो लाइक बजरंग पुनिया हो गया, विनेश हम्म फोगाट हो गए, सरिता मोर हम्म और साक्षी मलिक हम्म और रवि दहिया, दीपक पुनिया, इन लोगों के साथ काम करने का डिफरेंट मजा आता है। थोड़ा सा एक कल्चरल डिफरेंस रहता है ओके क्रिकेटर्स में और ओके रेसलर्स में। ओके ओके। ठीक है, थोड़ा तो लाइट बताइए, हाँ, लाइट करिए हमें। हाँ, तो मतलब आई वुड से मोस्टली जो रेसलर्स हैं दे आर फ्रॉम हरियाणा बैकग्राउंड मैक्स हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ। तो मैं जब शुरू शुरू में गया तो रेसलर्स ने मेरे को बुलाया, अरे डॉक्टर देखिए जरा। तो अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि हम्म वो एक देसी भाषा में मेरे को हम्म पत्थर मार रहे हैं तो इट वुड हैव बीन समटाइम शुरू शुरू में ऐसा लगा, हम्म ये क्या यार, मतलब आपको, बट दैट इज देयर लव लैंग्वेज, दैट इज देयर अपनापन जो कि हम्म दिखता है कि अरे डॉक्टर देखिए जरा गोड्डे में क्या हो गया हम्म तो दैट लैंग्वेज जो आती है वो एक अलग टेस्ट है। हम्म क्रिकेट में हो तो आप एक रिफाइंड फॉर्म में आ जाते हो, तो वहां हम्म पे लगता है सर प्लीज, डॉक्टर हम्म सर प्लीज एक हम्म बार देखिए। तो हम्म वो एक कल्चरल डिफरेंसेस दिखते हैं जो, राइट राइट। लेकिन मैं बताता हूँ विजय तेरे को कि क्या होता था जब हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट करते थे। आई वाज इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इन राइट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, राइट। कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम्म। तो जब आप वहां जाते हो तो एक अलग से जो ये रहता है ना, वो जो जज्बा होता है वो हम्म डिफरेंट होता है। तब आपको अंदर से रोंगटे खड़े होते हैं। हम्म। तब पता होता है कि यार आप हो बैक स्टेज, हम्म। लेकिन आपने जो मेहनत करी हुई है वो सामने दिख रही है राइट। वो एक चीज दिखती है ना, तो वो हम्म जो एक दिल को सुकून मिलता है ना वो हम्म। बहुत अच्छा होता है। ओके। और तब लगता है कि आपकी पढ़ाई, हम्म आप अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हो हैं। राइट। तब आपको अपनी जिंदगी का ना मतलब दिखता है कि यार कुछ कुछ तो आपने मतलब से जिंदगी के कुछ तो आपने वो किया। तो हम्म मैं वही सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छा माहौल होता है हम्म रेसलिंग में। हम लोग मस्ती करते हैं इतना, और रेसलिंग प्लेयर्स जो होते हैं थोड़ा सा उनका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। ओके। टेम्परामेंट कैसे डिफरेंट होता है, दे यार, अब हर कोई सोचता है रेसलिंग जोश का गेम हम्म है, बट टेम्परामेंट वाइज दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, दे आर सो कूल, हम्म। सो कूल। वो शांत रहते हैं। मैं ओके। बल्कि मैं रेसलर्स को बोलूंगा रेसलिंग इज लाइक साधु, कि आपने सारी चीजें छोड़ रखी हैं। हम्म आप अपने खाने पे भी कंट्रोल करते हो, हम्म एक्सरसाइज पे भी कंट्रोल करते हो, तो एक आप अपनी बॉडी को तपा रहे हो। तो वो एक बहुत ज्यादा फैक्टर है। तो वहाँ जो रेसलिंग प्लेयर्स हम्म डिफरेंट करते हैं ना, वो मजा आता था। कई बार हम लोग अभी फिनलैंड में गए थे तो फिनलैंड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी। हम्म। वहाँ मौसम का डिफरेंस था करेक्ट है, करेक्ट। मौसम का तो हम लोग उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो हम्म हम लोग उनको स्पेशल चैम्बर्स में ट्रेनिंग करते हैं, हम्म जहाँ पे हम लोग वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो हम्म जैसा वहाँ मिले। तो हम्म। वी डू इट कंडीशनिंग कैंप्स वो करते थे। तो ओके। इंडिया इंडिया गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट कर रखा है कि हम्म वी हैव गॉट सो गुड लैब्स, हम्म। जहाँ पे कंट्रोल्ड सिस्टम के साथ आप कर सकते हो। ओके। साई के अंदर वो चीज़ें हैं, हम्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा हुआ है। अब आपने कैसे अपने प्लेयर को कंडीशन करना हम्म है, कैसे आप यूज कर सकते हो हम्म उन फैसिलिटीज को, हम्म। आपको वो पता होना चाहिए। राइट राइट। ठीक है, और फिर उसमें हमें कई बार ये भी ध्यान रखना होता है कि सप्लीमेंट्स प्लेयर्स क्या ले रहे हैं, हम्म। क्योंकि एक ये रेसलिंग का गेम है, वेट का गेम है। राइट राइट हैं, राइट। अब मेरे को, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इन साउथ अफ्रीका, राइट। और मेरे प्लेयर्स का पूरा इंडियन कंटेंजेंट गया है वहां हाँ हाँ। पे। अब एक प्लेयर का वेट ओवर दिखा रहा है ओके। और उसका अगले दिन वेइंग है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना होता है यार ये, क्योंकि अगर ये प्लेयर डिस्क्वालीफाई हुआ हाँ हाँ तो पूरा इंडिया का नाम खराब आएगा। तो वो हाँ हाँ। प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है। आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं फिर?
अरे वो तो मत पूछो, वो तो हमारी भी हालत खराब होती है उस टाइम पे तो तो वो चीज तो मतलब हम लोग लाइक आवर नर्व्स आर हाई, वी आर लिटरली वर्किंग आउट के मेरे को वेट तो रिड्यूस करना ही करना है, प्लस वो प्रेशर प्रेशर को कैसे आप, दैट इज व्हाट, आप जैसे हथौड़े पड़ रहे होते हैं ना और लोहे के ऊपर, तो वैसे हथौड़े हमारे ऊपर पड़ पड़ के हम लोग अब कंडीशन हो गए यार, ये ले भाई अब तो तू तैयार है, अच्छा ये चीज है चल कर लेते हैं, ये वेट बढ़ रहा है ठीक है कर देते हैं। तो अब वो चीजें समझ आ गई है। एक जो मेन फैक्टर वहां पे कई बार हमें इंडिया जब रिप्रेजेंट चल रहा था तो डोपिंग का ध्यान रखना होता है। रेसलिंग में सप्लीमेंटेशन, हर प्लेयर गेम में सप्लीमेंटेशन तो होता है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट व्हेन आई टेक यूजुअल सपोर्ट ऑफ फिजियो न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन, so we have to think about right supplementations also, कि आपके वो सप्लीमेंट्स डोप फ्री हो, आपके वो सप्लीमेंट्स किसी प्लेयर को हार्म नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को, मेरे को दिखता है कि कई बार जो प्लेयर्स हैं वो सप्लीमेंटेशन के नाम पे सब्सटेंस अब्यूज हो जाता है, जो उनको इग्नोरेंटली पता नहीं चल रहा होता, तो हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई भी प्लेयर डोप पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत इश्यू डेवलप होता है और वहां पे आपकी कंट्री का नाम खराब होता है। तो वो जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है मैनेज करने के लिए। तो जैसे हमारा कोई प्लेयर डोप टेस्ट के लिए जा रहा होता है तो मुझे अपने प्लेयर को जाने से पहले, यहाँ से ट्रैवल करने से पहले, मेरे पास उसकी लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है जो उसने कभी यूज करी है, पूरा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि मैं क्या उसने सप्लीमेंटेशंस खाए हैं, और मैं गाइड भी करता हूँ कि ये सप्लीमेंटेशन इस लेवल पे अच्छा है, ये सप्लीमेंटेशन इस लेवल पे अच्छा है, आपको कितना डोजेज चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड हो, जो कभी आपको तकलीफ नहीं देगा कहीं पे भी। तो वो एक चीज आपको एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और जब वो क्लैरिटी रहती है तो अच्छा लगता है कि हाँ, आपने एक क्लीन गेम खेला, आपने एक, और वहां से जीत कर आए हो, तो जब वो खुशी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा, कभी कभी प्लेयर ऐसे भी करते हैं कि मतलब आपके बिना परमिशन, आपको बिना बताए कुछ सब्सटेंस वो यूज कर लिया टू मतलब टू स्ट्रेंथन द बॉडी, एंड आपको उसने बताया नहीं, बट आपने जब स्क्रीनिंग करा तो फिर आपने फाउंड आउट किया, तो उस टाइम पे लेकिन आपको ये पता है कि इसको गेम पे लाना है ताकि गेम खेल पाए, फिर उस पैरामीटर में आप क्या करते हैं? देखो मैंने जैसे बताया, मोस्टली जो रेसलर्स होते हैं वो हरियाणा बैकग्राउंड के, तो देसी काफी चीजें खाते हैं। वो आपको भी नहीं मालूम होता, मेरे को भी नहीं पता होता कि वो आयुर्वेदिक चीजें क्या है, किस चीज से बनी है, क्या है, उनका सोर्स नहीं मालूम होता बेसिकली, कि सोर्स क्या है। वो उनके बेटरमेंट के लिए खा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट किया है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, कई बार पता नहीं चलता कि उसके अंदर कंटेंट क्या था, इंग्रेडिएंट्स क्या थे। और कभी कभी अगर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या डाउटफुल होता है, तो आई चेक इट आउट कि ये चीज क्या क्या है, मैं उसको सोर्स निकलवाता हूँ और पता करता हूँ, और फिर उसको कैसे, सपोज कुछ सब्सटेंस अब्यूज निकला तो हाउ टू न्यूट्रलाइज इट, सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज होती है कि हाउ टू न्यूट्रलाइज इट सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली वर्कड अप, कि वो आपके टेस्टिंग से क्लियर हो। तो वो चीज वो एक प्रेशर है, उसके लिए बहुत विजिल रहना पड़ता है। उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज को अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो वाडा नाडा की लिस्ट ऑफ मेडिसिन चेंज होती रहती है। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि हमारे की क्या क्या चीजें थेरेप्यूटिक अंडर एग्जम्पशन है, या क्या क्या चीजों को हम लोग रिलैक्सेशन में ले सकते हैं। तो वो जब तक आप एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं रखोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मतलब रेसलिंग में आपको बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। एक तो उनकी बॉडी वेट टाइप का हो गया, फिर उसके बाद उनकी न्यूट्रिशन भी आ गई, उसके साथ उनकी स्ट्रेचिंग भी होता है। स्ट्रेचिंग भी शायद मतलब क्रिकेट एंड एमएमए से भी अलग होगा शायद। मैं तुम्हें ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बताता हूँ। एक रेसलिंग प्लेयर को अपने एक दिन के मैचेस, मतलब एक दिन के गेम्स के हिसाब से 3 लीग मैचेस होते हैं, जिस वो लीग कैटेगरी में अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। फिर क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, ऐसे ऐसे सारी चीजें चल रही होती है। तो एक दिन में हो सकता है उसको 3 मैचेस खेलने पड़े, एक दिन में हो सकता है उसको 4 मैचेस खेलने पड़ सकते, और कई बार क्या होता है मैचेस के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है। ओह अच्छा। हाँ, आपका सुबह 10 बजे मैच हुआ है और 10 बजे के बाद आपने वो मैच जीत लिया, आपका सेकंड मैच एकदम कई बार ये हो जाता है कि 11:30 बजे भी है, आपको लंच से पहले 3 मैचेस खिला दिए। तो वो रिकवरी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
कि वो रिकवरी का फेज में टाइम, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल होती है कि वो कैसे उस रिकवरी को लेकर आ सकता है। और जब वो रिकवरी ले आओगे तो आपकी इंजरी बच जाती है। तो आप मैक्सिमम टाइम जब देखते हो कि कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हमारे को यही ध्यान रखना होता है कि कहीं वो ओवरलोड तो नहीं हो गया। वो ओवरलोड हो जाता है तो फिर मुश्किल आती है। तो वो ओवरलोडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। और ये इट कम्स विद द अप्रोच आई यूज इज PNI, फिजियो न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन, जहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के साथ काम कर रहा होता हूँ। और मुझे मालूम होता है कि ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चलेंगी, ये एक्सरसाइज इसकी रेंज ऑफ मोशन बेटर करेगी, ये सप्लीमेंट इसको रिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा, ये सप्लीमेंट इसको वापस मसल स्पाज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ये सप्लीमेंट उसको एनर्जी देगा, ये इसकी सेफ्टी के लिए अच्छा है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें मुझे जब क्लैरिटी होती है देन आई वर्क आउट ऑन दैट पार्ट। तो वो एक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और उसमें फिर ये भी ध्यान रखना है कि उन सप्लीमेंट से वेट ना बढ़े, कि आपने दे तो दिया, पता चला वो वेट कैटेगरी से ओवर कर जाए, तो वो एक ट्रिकी चीजें होती है। दैट इज व्हाट आई वर्क आउट ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ PNI, जहाँ पे मुझे दिखता है, रिजल्ट्स दिखते हैं, एंड वी वर्क आउट ऑन दैट पार्ट। फिर साइकोलॉजिकल री इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे होते हैं साथ में। तो वो एक प्रॉपरली एक इंजरी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पे, जो मैंने बताया था स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टेक्निक पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही डिफरेंट प्रोटोकॉल है। अच्छा, अभी आपने इसी चीज़ की मैं बात करूंगा। जैसे कई प्लेयर्स, ओलंपिक की प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, कई प्लेयर्स का स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी होता है, ठीक है, उनकी खुद की भी ऊंची टीम होती है फिजियोथेरेपी एंड न्यूट्रिशनिस्ट की। आप है इंडियन रेसलिंग टीम के फिजियो, ठीक है, उनकी पर्सनल फिजियो भी है, ठीक है। अब उनकी भी अपना फिजियो अलग से चला रहे होंगे, या ऑफ सीजन ऑन सीजन, बट जब आप ओलंपिक्स के लिए खेलने जाते हैं वो फिर आपके अंडर सुपरविजन के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बजरंग पुनिया, ठीक है, तो बहुत सक्सेसफुल प्ले खेला है उन्होंने, ठीक है। तो आपका कैसे रोल बनता है कि वो बहुत बेटर कर पाए अपने गेम पे, आप उसको फिर, एंड सेकेंडली जो इन द मैच जो हाई प्रेशर रहता है उस टाइम में आपका क्या रोल रहता है कि उस गेम को प्रॉपर टैकल करके गेम जीत जाए? आपने एग्जाम्पल दिया स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स का, बजरंग पुनिया हो गया, विनेश फोगाट हो करेक्ट, गए, करेक्ट। साक्षी मलिक हो गए। हाँ, दे आर लॉरेल्स, दे आर ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू द कंट्री, ठीक है। तो दे आर few of the very decorated players. तो करेक्ट। they have their own team of sponsored, जहाँ से उनको न्यूट्रिशनिस्ट भी मिला हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट भी मिला हुआ है, उनको कोच भी मिले हुए हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मेरा रोल एज अ टीम है, ही इज एज अ प्लेयर है, बट ही इज अ वाइटल प्लेयर ऑफ द कंटिजेंट, ठीक है। अब क्या होता है, जो उनके फिजियोज रहते हैं, दे आर डूइंग ऑन देयर बॉडी विच इज रियली गुड टू, वो उनके साथ सारे ओवर द होल ईयर दे आर वर्किंग विद देम, तो उनको बॉडी का पूरा पता होता है। हमारे साथ तो वो कैंप में आए, कुछ हुआ तब आपको उनके साथ इंटरेक्शन पे रहते हैं ना, तो हमारे को वहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन लाना पड़ता है, वहाँ पे हमारे को एक बॉन्डिंग डेवलप करनी पड़ती है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु वर फिजियोथेरेपिस्ट टू विनेश एंड बजरंग एंड ऑल। तो उनके साथ काम करके हमारे को पता होता है कि हाँ इसका ये चीजें जरूरी हैं, तो दे गिव मी द लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट व्हिच आई कैन अरेंज इट, ठीक है। सेम वे दे आर वर्किंग आउट के, हाँ सर अब फील्ड ऑफ प्ले पे तो हम लोग जाएंगे ना, फील्ड ऑफ प्ले पे दे वोंट बी एबल टू गो, तो फील्ड ऑफ प्ले पे हम लोग जाएंगे। तो वो एक टीम वर्क की तरह जब हम लोग काम करते हैं, तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन होने चाहिए वो बहुत जरूरी होती है, वो बॉन्डिंग की जरूरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभी आपको गेम्स विलेज में कई बार उनके फिजियोज को एंट्री नहीं अलाउ होती है, कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि उनके फिजियोज को एंट्री अलाउ नहीं होती है। तो हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो चीजें चल रही हैं, वो लॉरल जो डेकोरेटेड प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या आप कर सकते हैं, तो वो चीजें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। तो बट इट इज अ टीम वर्क जो आपको ध्यान रखना है। एंड द एंड आप तो कर तो इंडिया के लिए रहे हैं ना, वो प्लेयर भी इंडिया के लिए खेलेगा, आपकी टीम भी इंडिया के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे द गोल इज सेम। तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे कर सकते हैं, राइट, तो वो चीज है। राइट। तो मैं फोगट सिस्टर पे भी आता हूँ। तो फोगट सिस्टर, सारे फोगट सिस्टर जो है वो इधर रेसलिंग और एमएमए में खेल रहे हैं, ठीक है। मैं उस पे आऊँगा क्या ट्रांजिशन था, बट मुझे एक चीज़ होता है, डीएनए भी काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने हरियाणा पंजाब के जितने लोग हैं वो एक तो हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है, एंड सेकेंडली मोस्टली जो रेसलिंग पे है वो सारे मतलब इसी जॉनर पे नॉर्थ से नॉर्मली प्ले करते हैं, जो इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या रोल प्ले करता है कुछ?
डीएनए शायद कुछ रोल प्ले करता होगा। आई वुड से कि हाँ, कई बार आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है। अब आपकी कुश्ती हरियाणा में ज्यादा हो रही है तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया, तो आप ग्रूम हो गए उस हिसाब से, ओके ओके। है ना। पंजाब में आपके दंगल होते हैं, हरियाणा में दंगल होते हैं, तो एक आपको एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो एक्सपोज्ड हो आप उस एनवायरनमेंट के लिए। मेरे ख्याल से शायद किसी जगह पे किसी स्टेट में दंगल नहीं होते होंगे, तो आपका वो एक्सपोजर नहीं हुआ, तो आप उसके लिए ग्रूम्ड नहीं हो। महाराष्ट्र से अच्छे प्लेयर्स आते हैं हमारे पास ओके। रेसलिंग के हैं, तो मैं ये बोलूंगा डीएनए कुड बी वन ऑफ द वाइटल थिंग, बट सबसे पहले बात होती है माइंडसेट। ओके ओके। अब हम सब ने दंगल मूवी देखी है, आपने सब दंगल मूवी से को रिलेट कर पा रहे हो फोगाट सिस्टर्स को, करेक्ट। लेकिन ऐसे कितने सारे लड़कियां हैं, पूजा दांडा हो गई, सरिता मोर हो गई, इतनी सारी लड़कियां हैं जो एक बैकग्राउंड से आई और आके खेल रही हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू दिस कंट्री आल्सो। तो आपको ये, मैं शायद एक डेमोग्राफिक वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हरियाणा इज डोमिनेटिंग इनटू इट, बट नाउअडेज पीपल आर कमिंग फ्रॉम यूपी, दे आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी तो जो मुझे लग रहा है कि वो एक्सपोजर की बात है और माइंडसेट की बात है। आपको जितना एक्सपोजर और माइंडसेट बनेगा, आप उसके हिसाब से ग्रूमिंग होगी। मोर पावर टू, एक्सपोजर ज़्यादा बढ़े और सारे एरिया से प्लेयर्स आए और अच्छे करें। तो जैसे आपने दंगल की बात करी, फोगट सिस्टर्स, अभी रितु फोगट वाज अ रेसलर, ठीक है, नाउ सी एंटर टू एमएमए, और इंडिया में भी एमएमए बहुत पिक कर रहा है। हमारे पूजा तोमर हैं, ठीक है, एंड संग्राम सिंह है, अभी रिसेंटली उन्होंने मैच जीता है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस हमारे इंडिया में एक्चुअली अभी टाइटल्स भी आए हैं। तो मुझे ये बताए, वेस्टर्न एमएमए फाइटर और इंडियन एमएमए फाइटर में क्या डिफरेंस होता है? क्या इंडियन फाइटर्स आर लिटिल लेसर देन वेस्टर्न फाइटर, या वी आर अप टू द मार्क? नहीं, मैं लेसर तो कभी भी नहीं बोलूंगा कि राइट। इंडियन फाइटर्स आर लेसर देन। पूजा तोमर वाज विद मी इन एमएफएन। हाँ, तो पूजा तोमर को देखा। रितु वाज विद अस इन कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप इन दिस थिंग। तो रितु का ट्रांजिशन उस टाइम पे वो शी वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एमएमए। तो वो मुझे लग रहा था कि हाँ, वो क्योंकि सी जहाँ पे आप लीग से हट के चल जाते हो, एमएमए इज अ गेम ऑफ पावर एंड एंड्योरेंस से ज्यादा माइंडसेट का गेम है। आपको जब, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट है, आपके पास कुछ मिनट्स का राउंड्स होते हैं, वहां पे आपको पावर, एंड्योरेंस, टेक्निक्स, सारी चीजों को यूज करना है। शॉर्ट फॉर्मेट है आपके पास, आप चीजें देखने शुरू करते हो तो पता चलता है कि यार 15 मिनट में तो खत्म ही हो गया, 20 मिनट में खत्म हो गया मैच, 3 राउंड्स हुए, खत्म हो गया। बट क्या था, यूएफसी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पुराना चल रहा है। Right. अभी प्राइवेट लीग्स शुरू हुई हैं अपने इंडिया में, जैसे एमएफएन हो गया, एसएफएल वाज देयर, एंड एसीएस अभी चल रहा है। तो हमारे पास अभी फॉर्मेट्स, प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं अभी प्लेयर्स ओपन को। हुआ है इंडिया में, वो राइट? प्लेटफॉर्म्स जो मिल रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म्स में जब आप प्लेयर्स देखते हैं तो वो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसे ऐसे करके एकेडमीज मार्शल आर्ट्स की आने लगी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, जैसे अभी आपने पूजा तोमर, संग्राम सिंह को देखा, आप 3-4 साल बाद देखना, शायद आपको और अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, मोर पावर टू सर, है ना। मोर पावर टू। तो वो अंगद बिष्ट थे मेरे साथ, हम लोगों ने सारे, अब अगर देखें तो एमएमए में अमित राज है, ध्रुव चौधरी है, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि उनको आप एंगेज करेंगे तो वो जाएंगे कहीं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो वो कहाँ से आएंगे। एक मेरे को ध्यान है, एक राजेंद्र मीना करके था, ही वाज अ वुशु प्लेयर। ओके। ठीक है, ही इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद मी, एंड he was the first Indian to play one championship. ओह वाओ। अब किसी ने नोट नहीं किया, अब वो साइलेंटली चला गया। जब वो साइलेंटली जाएगा तो आपको, दे आर अनसंग वॉरियर्स यार, वो आप उनको कहीं तो प्लेटफॉर्म दो ना। अभी प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुए हैं तो वो ग्रूमिंग होनी शुरू हुई है। तो आप शायद 3 साल बाद, 4 साल बाद देखोगे कि इंडियन प्लेयर्स जो एमएमए में हैं, दे आर बिकमिंग गुड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आल्सो। राइट। तो बस वो ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म दो। मैडम आयशा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ,
दे हैव क्रिएट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे उन्होंने MFN शुरू किया, तो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। राइट। थोड़े दिन पहले SFL शुरू हुआ था, तो प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं प्लेयर्स को, तो एक्सपोजर मिल रहा है, राइट। तो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उस हिसाब से, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इसमें अभी जो लोकल रीजन में ACS हो गया, विस्पी है, मयंक डोगरा है, दे आर ग्रूमिंग द टैलेंट, वो टैलेंट ग्रूम कर रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो राइट। जस्ट गिव टाइम, वो छोटे छोटे पौधे हैं, बढ़ेंगे, पता चलेगा। राइट। बट एमएमए में फिजियो कैसे उनकी एंड्योरेंस बढ़ाते हैं उनकी, क्योंकि एमएमए तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल टाइप का गेम है एक तरीके से। जब भी देखता हूँ मतलब कभी कभी तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं अगर बाई चांस ऐसे नॉर्मल लोगों पे वो किक लग जाए। आई डोंट नो वेदर दे विल बी लाइव और डेड, मतलब वो भी एक कभी कभी मेरे दिमाग में भी आता है। तो आप उसको मतलब प्लेयर्स कैसे ट्रेन करते हैं कि मतलब इतना हाई इंटेंसिटी गेम पे भी जाके अच्छे कर पाए, और देखो, ट्रांजिशन भी कैसे कराते हैं आप? हाँ, सबसे जैसे पहले अगर ऋतु फोगाट की बात करें तो आप ट्रांजिशन में कैसे हेल्प करते हैं? स्पेसिफिकली मैं एक नाम नहीं लूंगा। हाँ, मैं ट्रांजिशन की हाँ, बात कर रहा हूँ। मैं आपसे गेम की बात करता हूँ, हाँ। स्किल की बात करता हूँ। हम्म। MMA मैंने बोला माइंड गेम है सबसे राइट। पहले, राइट। तो आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो ही तो आप मुक्के खाने के लिए तैयार हो गए ना, लात खाने के लिए तैयार हो गए। राइट। ठीक है, राइट। तो सब अब यहाँ पे आपका प्लेयर का डिफरेंस आ जाता है स्किल सेट का। तो आपका ग्राउंड वर्क कैसा है, आपका यू कैन से, जब आप अटैकिंग उसमें हो तो आप कैसे जा रहे हो, जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो कैसे डिफेंड कर रहे हो, तो वो सारी चीजें एक माइंड से चल रही होती है। इट इज अ प्रॉपर माइंड गेम। ओके। और जहां तक रही स्पोर्ट्स फिजियो की बात, लाइक मेरा एंगेजमेंट MMA के साथ काफी टाइम से है, और मैं रिंग साइड मैनेज करता हूँ। मेरे लिए आई एम नॉट बॉदर्ड कि वो उन्होंने स्किल में पीछे क्या किया, उन्होंने उनके अकेडमीज के साथ वो है, मैं देख रहा हूँ ऑन फील्ड क्या चल रहा है। करेक्ट। तो ऑन फील्ड में एज अ फिजियो, व्हेन वी आर गोइंग लाइव ऑन द TV एंड राइट। ऑल, बट और भी हाई प्रेशर हो गया फिर। बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास कुछ प्रो लीग्स थी जहाँ पे मैं काम कर रहा था, और वहाँ पे दे आर लाइव टेलीकास्टेड ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, अब मेरे पास ओनली 30 सेकेंड्स हैं टू डिसाइड, असेस, डायग्नोज एंड गिव मैनेजमेंट टू द प्लेयर हु गॉट इंजर्ड ऑन द फील्ड। खुल के बताना कैसे करते हैं आप? और शायद मेरा पहला एक्सपोजर होगा, शायद आई टुक अराउंड 1.5 मिनट, पहला एक्सपोजर जब मैं पहले राइट। पहले घुसा रिंग साइड पे। राइट। राइट। और मैं वापस, टूर्नामेंट उस दिन खत्म हुआ, मेरे पास रात को फोन आया कि यू टुक 1.5 मिनट टू मैनेज दैट इंजरी, इट वाज दिस मच हाई, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कीप इन माइंड इट हैज टू बी 30 सेकेंड्स। पहला दिन से 3 गुना प्रेशर आ गया आपके पास, एंड इट इज लाइव, तो कुछ कर भी नहीं सकते, उसको वापस भी नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, तो मुझे मतलब टच वुड वो स्किल्स डेवलप हो गई धीरे 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 एक्सपोजर के साथ में, कि अब मेरे सेंसर्स जो है, मेरे रिफ्लेक्सेस जो है, दे आर डेवलप्ड लाइक दिस। तो व्हेन आई एम सिटिंग राउंड अलोंग द रिंग साइड, तो माय रिफ्लेक्सेस आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट, कि मैं, क्योंकि और सबसे बड़ी, अब मैं डिफरेंस बताता हूँ क्रिकेट में और MMA में। क्रिकेट में आप थोड़ा सा ले बैक हो सकते हो, ऐसे पीछे पेविलियन में ड्रेसिंग रूम से बैठ के देख सकते हो जब आपका गेम चल रहा है, लेकिन MMA में आपका वो फॉर्मेट ही 6 मिनट का है, वो राउंड का, तो यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। और जब आपको मालूम है कि सिर्फ 30 सेकंड में, तो आपको मोड ऑफ इंजरी पता होनी चाहिए ना, कि उसको लगी कैसे है, भाई हेड पे किक हुआ है, पंच लगा है, कहाँ लगा है, तो वो आपको अलर्ट रहना पड़ता है सारे टाइम। तो वो एक रिफ्लेक्सेस मेरे वहां से डेवलप हुए कि मैंने वहां से, तो मैंने टाइम कहाँ बचाया, मैंने ऑब्जर्वेशन में टाइम बचाया कि मेरी इंजरी कहाँ पे कैसे हो सकता है। जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन बेटर हुआ तो मेरा डायग्नोसिस बेटर होगा, डायग्नोसिस के साथ साथ एग्जामिनेशन मेरा बेटर होता जाएगा, और फिर उसके साथ मैनेजमेंट बेटर होता जाएगा। तो वो अब टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, वो रिफ्लेक्सेस ऐसे डेवलप हो गए दैट यू आर टेकिंग एन एक्शन सो स्विफ्टली कि वो बेटर हो रहा है। एंड टच वुड, जो इंजरी वो फेटल दिखती हैं, हम लोग उनको मैनेज कर लेते हैं, और अच्छे से उनको मैनेज करके लीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के साथ वर्कअप करते हैं, एंड वी हेल्प द MMA प्लेयर्स टू गेट बैक टू फील्ड एज सून एज पॉसिबल। राइट। तो वो ऑन फील्ड इंजरी जैसे, जितनी जल्दी आप अच्छे से मैनेज कर लोगे, उतनी जल्दी आपकी ऑन फील्ड इंजरी के बाद प्लेयर को जब मैनेजमेंट मिल जाता है अच्छा, तो दे आर बैक टू प्ले। तो मुझे सर एक चीज बताएं,
चाहे क्रिकेट हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे वुसु हो, चाहे कोई भी प्लेइंग फॉर्मेट जो आपने काम किया है, कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत फनी हो, मतलब आपने कुछ भी करा हो उतना फनी हो कि आप उसके साथ ट्रीट करते भी आपको हंसी आता है मैं इसको ट्रीट करूं। एंड सेकेंडली कौन सबसे ज़्यादा सिंसियर हो, मतलब बहुत गंभीर के हिसाब से आता है, सर मेरा ये हो गया, अब मेरे को 2 मिनट में करके दो बिकॉज तीसरे मिनट में मेरे को खेलना है। ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे, मतलब आपके इतने सारे एक्सपोजर होता है तो हर टाइप का आपको प्लेयर एक एक प्लेयर बता दीजिए, हर एक मतलब टीम कर लेते हैं। क्रिकेट में 2 प्लेयर ऐसे कौन है जो फनीस्ट है और बहुत सिंसियर है, एंड रेसलिंग में कौन है और एमएमए कौन है? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक नहीं नाम नहीं बताऊंगा, मैं इंस्टेंसेस बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, इंस्टेंसेस अच्छा फनी मोमेंट बता दीजिए। हाँ, इंस्टेंसेस बता सकता हूँ। हाँ है तो मतलब आई वाज रिप्रेजेंटिंग स्टेट क्रिकेट, तो हमारे विकेट कीपर का कॉल आया है। अब मैं उसके पास भागता भागता गया क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसको हुआ क्या है। तो मैं जाके पूछा, भाई क्या हुआ है तेरे को? कह रहा वो दिखाया जा रहा है ऐसे ऐसे। मैं आई एम अनेबल टू लोकेट कि यार इंजरी कहाँ है। कई बार ऐसा लगता है कि यार इंजरी हुई होगी या मसल पुल हुआ होगा। मैं पूछ रहा हूँ पुल हो रहा है, कुछ हो रहा है? धीरे से बोलता है, सर टाइम चाहिए था मेरे को कुछ सोचने के लिए, तो मैंने इसलिए आपको बुलाया है यहाँ पे। ओके, वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ओके ओके। तो अब आप आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो, यार ये क्या है मतलब। तो कई बार होता है कि हाँ आपको लगता है कि ठीक है, बट इट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक जो प्लेयर्स को भी कई बार मतलब वाइजली दे आर यूजिंग इट। तो हाँ, अब उस टाइम पे आप कैमरे पे तो हो सारे टाइम, अब क्या ट्रीटमेंट क्या दूं भाई, तेरे को दर्द कहाँ हुआ है? तो कहता है सर आप हैमस्ट्रिंग के हिसाब से करते रहो, विकेट कीपर तो मैं वैसे ही हूँ, स्पाजम में होगी मेरी हैमस्ट्रिंग, तो करते रहो। तो वो एक चीज थी जो मुझे लगा कि हाँ यार ये स्ट्रैटेजी यूज हो सकती है कभी, तो एक चीज अच्छी लगी मेरे को। कई बार क्या होता है, बॉलर और विकेट कीपर को कम्युनिकेशन का टाइम चाहिए होता है कि हाँ, तो वहां पे मौका लग जाता है उसको, यार इसके यहाँ बॉल डाल, क्यों प्लेयर आउट नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ बॉल डाल, यहाँ पे इसका वीक पॉइंट, तो आप स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग में हेल्प कर। तो जब अच्छा लगता है कि आपने कभी स्ट्रैटेजी डिजाइन में पार्ट थे आप उसके, तो वो अच्छा लगता है चीजें। मैं एमएमए की बात करता हूँ, मतलब मेरे साथ काफी सीरियस वो हुआ था, जैसे तुमने बोला, तो मेरा एक प्लेयर था, he got fracture of his forearm. ओह ओके ओके। हाँ, एमेच्योर खेल रहा था वो, he was not prepared enough, he was immature. तो अब आपको, मुझे पता है कि फोर आर्म फ्रैक्चर है, और वो भाई कहता है मेरे को खिलाओ खिलाओ। मैं कह रहा हूँ भाई तू एमएमए खेल रहा है, तेरे को फोर आर्म फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है, तू मत खेल। नहीं सर खिलाना है खिलाना है। वो बड़ी मुश्किल से उसके कोच के साथ बात करना कि यार आज तो ये इसको मैं अगर स्प्लिंटिंग करके खिला भी दूंगा, तो कह रहा है मेरा 3 सेकंड का गेम बचा है, मेरा 5 राउंड में से मैं 3 जीत गया हूँ, वो हो रहा है मेरे लिए, को करने दो उसको। तो वो एक चीजें रहती हैं जो आपके पास वाइजली आपको डिमार्केट करना है। नो मीन्स नो, तो वो एक आपको लाइफ से बड़ा गेम नहीं है। हाँ, वो एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है। कंकशंस हो जाते हैं, एमएमए में नॉकआउट हुआ तो कई बार फ्लैश नॉकआउट होता है। फ्लैश नॉकआउट में पता नहीं चलता, कि प्लेयर को नहीं पता चलता कि वो फ्लैश नॉकआउट पे गया, और मैं जाके गेम रुकवाता हूँ, तो वो जाके बोलते हैं अरे सर मैं तो ठीक हूँ, मैं तो यही हूँ। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देम कि यार ये इट वाज अ फ्लैश नॉकआउट, इट कुड बी फेटल इफ अगर तू नेक्स्ट नॉकआउट पे जाएगा, तो यू हैव टू स्टॉप द गेम एट दैट टाइम। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, और फिजियोथेरेपिस्ट हैज टू आइडेंटिफाई दैट। वो जब तक आप ऑन फील्ड बैठ के आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप उसको वर्कअप नहीं कर सकते। तो चीजें, फनी इंस्टेंसेस तो बहुत सारे हैं। कई बार अब जैसे कोई प्लेयर था मेरा, मतलब ही अभी रिसेंट की बात है, वो जीत गया तो ही वाज सेलिब्रेटिंग, और सेलिब्रेट करते करते एंकल ट्विस्ट कर लिया अपना। तो अब सेलिब्रेशन हो रही है उसकी, वो एंकल ट्विस्ट हो गया, बाद में उसको स्ट्रेचर पे या हाथ में पकड़ के उठा के लेकर आते हैं, तो लगता है यार ये क्या है। पूरे टाइम तो उसको इंजरी हुई नहीं, बट वो सेलिब्रेशन के टाइम पे वो दे यूजुअली क्लाइंब ऑन द केज पे चढ़ जाते हैं, केज से कूद रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, तो वो जोश में आने की वजह से उनको इंजरी हो जाती है। तो वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है।
हमारी मैक्सिमम इंजरी मैं वहां देख रहा होता हूँ, गेम में नहीं दिखती है। राइट राइट। तो वो चीजें दिखती हैं। वैसे आपने जो क्रिकेट में जो स्ट्रेटेजी बताया वो अपने इंडियन वर्ल्ड कप में अपनाया गया है। ऋषभ ऋषभ पंत ने ये यूज किया था, जो रोहित शर्मा ने बाद में बताया कि ये यूज हुआ था। होता है, होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताए, ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ है कि कोई प्लेयर एक इंजरी लेके आया आपके पास, ठीक है, हो सकता है वो गेम के मतलब प्लेइंग 11 हो या प्लेइंग 1 हो या प्लेइंग 2 हो, जैसे भी हो, वो गेम से लेके आ रहा है, बट आप ये इंजरी देख के बोल रहे ये ऐसे इंजरी हो कैसे सकता है, मतलब ये तो होना नहीं चाहिए, बट कैसे हो गया, आपको भी नहीं समझ आ रहा, यू आर स्क्रैचिंग योर हेड, मतलब ऐसा यूजुअली होता नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत बार होता है। ऐसा कई कोई बार, इंजरी है, कुछ हाँ इंजरीज? हाँ, कई बार क्या होता है, प्लेयर ना अपनी इंजरी छुपाते हैं। ओके। मेरा कैंप शुरू हो गया हम्म है, पहले कभी इंजरी हुई है उसको, हम्म और वो कैंप शुरू हो गया, उसका एमएसके क्लियर हो गया, सब हम्म। कुछ हो गया, उसने मुझे डिक्लेयर नहीं करी अपनी पुरानी इंजरी कभी। ठीक है। अच्छा, जो डिटेक्टेबल नहीं है वो वाला, हाँ ओके। हाँ हाँ, तो कभी पुरानी इंजरी, मैंने बताया ना बचपन में किसी को हम्म इंजरी होती है, तो हम्म वो इंजरी शोल्डर की इंजरी का मैं बताता हम्म हूँ। तो उसने कभी मुझे डिक्लेयर नहीं करी हम्म कि कन्फाइड नहीं किया। कई बार प्लेयर को लगता है कि यार मैंने कन्फाइड कर लिया तो मेरे को फिटनेस में इशू ना हो जाए। अब वहां पे क्या हुआ, ग्राउंड पे उसने डाइव मारी। अब ग्राउंड पे क्या होगा, डाइव मारी, डाइव तो आपको पता नहीं चलेगा ना कैसे आप हम्म पूरा के पूरा लेके चले जाओगे। डाइव मारते उसके जो शोल्डर में इंजरी थी वो और सिवियर हो गई। हम्म। तो जैसे ही सिवियर हुई, अब मैं सोच रहा हूँ यार डाइव तो हल्की सी मारी थी हैं, और इतनी सिवियर इंजरी कैसे हुई है। तब जाके पता चलता है कि भाई साहब कभी आपको ऐसे यहाँ चोट लगी थी, पुरानी इंजरी ऐसे थी। भाई हम्म। अगर मुझे तुम पहले बता देते तो शायद मैं टेपिंग करके उस लेवल तक जाने नहीं देता ना। तो राइट। वो एक चीज मैं प्लेयर्स को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फिजियो के साथ कन्फाइड करिए अपनी कोई हम्म पुरानी इंजरीज। हम्म। आप चाहे किस भी लेवल पे खेल रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता आप अगले कुछ सालों के बाद किस लेवल पे जाओगे। राइट 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 तो राइट। और पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ना अपनी इंजरीज को हाइड ना हम्म करवाएं, बच्चे को बोलें कि कुछ हो तो हम्म समझाएं कि हम्म आप अपने फिजियो के साथ कन्फाइड करें, कॉन्फिडेंस मिले। वो हम्म आपके बेटरमेंट के लिए हैं, वो हम्म आपको बेटर ही करने वाले हैं, आपकी हम्म परफॉर्मेंस बेटर करने वाले हैं। तो हम्म। उस चीज का ध्यान रखना होता अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या आपके अंडर सुपरविजन में कोई ऐसा प्लेयर हो जिसका इंजरी बहुत सीवियर हो गया हो, एंड आपके दिमाग में भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया होगा कि मतलब इसको मैं रिकवर तो कर दूंगा, बट यू डोंट नो कि वेदर ही वुड बी एबल टू प्ले और नॉट, बट बाद में रिकवरी नहीं हुआ, वो इतना अच्छा अपने लाइफ में करा एंड ऑल्सो गेम खेला और बहुत सारे मेडल्स भी लेके आए। है। हाँ, बहुत सारे कोई बार एक है। मतलब बताए ना कोई प्लेयर के साथ, आई नीड दिस इंस्पिरेशन। यार देखो सबसे बड़ा एग्जांपल तो अब आप लाइवली देखते हो, ऋषभ पंत तो है ही ना, वो तो राइट। मेरे साथ नहीं कनेक्टेड था अभी। हाँ हाँ। बट आपको लाइव तो वो दिख ही रहा है, जो फेमस प्लेयर, ऐसे बहुत सारे साइलेंट प्लेयर्स होते हैं। आप अंडर योर सुपरविजन आई एम मेरी आस्किंग। सुपरविजन में हार्दिक की इंजरी फ्रैक्चर हुई थी, हार्दिक शर्मा मेरे साथ था, नी फिंगर फ्रैक्चर हुई, एंड स्मॉल जॉइंट है, जल्दी रीलोकेशन में टाइम लगता है। तो हम दोनों ने इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उसका रिहैब पे काम कर रहा हूँ। उसको अर्ली रिहैब के लिए मुझे, क्योंकि टेस्ट मैच फॉर्मेट है, तो 5 डेज का मेरे को एक विंडो मिल गया कि मैं उसको नेक्स्ट मैच के लिए रेडी कर सकता हूँ। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डेज का टाइम विंडो था बस बस। वो भी आप उसको मैक्स बोल रहे हैं 7 to 8 days, ओके। हाँ तो एंड हैंड मतलब एक उंगली फिर ट्विस्टेड भी है। हाँ वाह, तो ओके। तो एक मैच उसका हटवाया, मतलब एक मैच से उसको रेस्ट करवाया, और अगले मैच में उसको फिर खिला दिया। एंड ही परफॉर्म सो वेल, मतलब मजा आया उसको देख के ही। एंड बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, जब वो मैच जीता हम लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली आपका तो टेम्पर वो हो जाता है ना एकदम के, अब टेम्परामेंट एकदम बेटर हो जाता है। वो एक है। फिर मैं बताता हूँ एमएमए में मेरे पास इतने इंजरीज हुई। अमित राज, आशा रोका, आशा रोका was such a dynamic player, मतलब वो तो ये था कि she was going for the kill, she was going for the kill। अब उसका मैंने बैक स्टेज कोई उसका शोल्डर का कुछ इशू दिखा रहा था, मैंने उसको बोला आशा, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस पार्ट को बचा के रखना। तो वो क्या करती थी, वो जाते ही अटैक करती थी। तो वो आशा रोका के अंदर टेम्परामेंट यही था कि मैं जाते ही अटैक करना है। तो कहती है सर 30 सेकंड में मैंने वापस आ जाना है, नॉकआउट करके 30 सेकंड तक मैनेज करा दो। हैं, मैंने कहा आशा इस पे ध्यान रखना कि ये 30 सेकंड का काम नहीं है, ये मुश्किल हो जाएगी। बट शी
somehow we managed with the taping and all those things, and she went there and 18 seconds में वापस आ गई वो। Wow. तो वो एक चीज दिखती है कि आपको दिखता है कि एक मेरी एक बहुत मतलब स्मॉल टूर्नामेंट है मार्शल आर्ट्स का, जहाँ पे एक लड़की है जेबा। जेबा के साथ मैं था। जेबा के शोल्डर डिसलोकेट हो गया। अब ऑटोमेटिकली मुझे उसको ऑफ द फील्ड करना है, बट उसको फिर इतना जल्दी रिकवर कराया कि हमने नेक्स्ट मैच के अंदर उसको रेडी कर दिया। ऑल्दो डिसलोकेशन वाज, आई वुड नॉट से डिसलोकेशन, इट वाज सबलक्सेशन, मतलब हल्का सा निकल के वापस आ गया। तो वो मेरे पास वो एक विंडो था कि मैं कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं हुआ है तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। बट उसके बाद उसने जो मैचेस जीते वो बहुत अच्छे थे। अभी जेबा जो है वो इतना सारा काम मार्शल आर्ट्स में कर रही है कि वो दिखता है। अमित राज है, ध्रुव है, मतलब मार्शल आर्ट्स में तो आपके साथ कितने इंस्टेंसेस गिना लो, मेरे साथ में तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो अब तो याद भी नहीं रहते कि क्या क्या किया था किनके साथ। तो वो चीज है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस। वो हाई प्रेशर गेम पे तो खेलते ही खेलते हैं। जब हाई प्रेशर गेम खेलते हैं फिर आपके पास कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि कितनी जल्दी उनको ठीक कराए ताकि वो ऑन फील्ड चले जाए। तो इस प्रोसेस में आप अपना माइंडसेट को कैसे काम रखते हो एंड इतना प्रेशर को आप झेलते कैसे हो? मैं अपने लिए बोलूं पर्सनली तो मैं जो है रीडिंग करता हूँ। क्रिकेट में क्या होता है, आपके पास मोबाइल्स अलाउड नहीं होते हैं, तो मैं उस टाइम को यूज़ करता हूँ अपनी रीडिंग के लिए। मैं ऑन फील्ड ओके। बैठा होता हूँ तो मैं पर्सनल ग्रूमिंग के लिए रीडिंग करता हूँ, मोटिवेशनल, मतलब आई लिसन टू ऑडियोज, आई रीड अ लॉट। तो मुझे वो मैं एक तरीके से यू कैन से मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट चीज़ें हैं वो आ गई हैं मेरे को। और आई हैव बीन एक्सपोज टू सो प्रेशर गेम्स के वो चीज़ें अब ना डेवलप हो गई हैं, रिफ्लेक्सेस डेवलप हो गए। आई वुड से आई एम थैंकफुल टू अलमाइटी गॉड को, जिसके वजह से मुझे एक ऐसा एक्सपोजर मिला और मेरे को फायदा हुआ। तो बट हाँ, रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस माई फैमिली। क्योंकि देखो, आप काम पे ध्यान दे रहे हो और फैमिली का अलग से प्रेशर हो, तो आई वुड से माई फैमिली इज ऑलवेज सपोर्टिव टू मी। तो आई विल गिव रिगार्ड्स टू माई पेरेंट्स, माई वाइफ, माई किड्स। जो एक अनड्यू प्रेशर एक फैमिली का भी होता है वो अवॉइड करता है कि मैं उस टाइम पे ना लूँ। तो वरना क्या होगा, मैं फैमिली प्रेशर पे हूँ, इधर गेम पे प्रेशर होगा, तो वो चीज़ एक, तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली ऑल्सो। तो उस चीज़ पे मैं बताऊंगा कि आई एम रियली थैंकफुल टू सपोर्टेड फैमिली। सर आपकी जो 22 प्लस ईयर की करियर एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, इसमें आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है, राइट? बट आपकी ये करियर में आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग क्या रहा अभी तक? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ और हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी बोला था कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, पढ़ाई सब करते हैं, सेम किताबें पढ़ते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, बट वो फिजियोथेरेपिस्ट और गुड फिजियोथेरेपिस्ट में एक्सेल करने के लिए आपके लिए चाहिए आपकी कंसिस्टेंसी। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी ये है कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। परसिस्टेंस क्या है कि आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, आप उतार चढ़ाव दोनों देख रहे हो, तब भी आप अपने काम को सिंसियरली करो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने काम, चाहे मैं हॉस्पिटल सेटअप में हूँ, चाहे मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, चाहे मैं केज साइड हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे अंदर एक कीननेस टू लर्न तो रहता ही रहता है। प्लस आई एक्सपोज माई सेल्फ फॉर चैलेंजेस। तो वो चैलेंजेस जब मैं टेकअप करता हूँ एंड व्हेन आई कम अप विद द विनिंग थिंग्स, तो वो मुझे उस लीग से अलग करती है, उस फिजियोथेरेपिस्ट से गुड फिजियोथेरेपिस्ट बनाने में हेल्प करती है। मेरी लर्निंग हमेशा एक्सपोज होता है जब मैं उस पार्ट पे काम कर रहा होता हूँ, एंड दैट इज द डिफरेंस जब मैं इंजरी मैनेज कर रहा होता हूँ। फिर मेरी रीडिंग एक पार्ट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई रीड अ लॉट, आई रीड लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, आई टेक अप सेशंस फॉर माय अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स ऑल्सो। फिर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा एक तरीके का आपका ओपननेस टू लर्न। आई at this experience also I am feel myself I'm the oldest intern जो काम सीख रहा है। राइट, है तो मेरे लिए वो मेरा वो भरा ही नहीं
घड़ा ही नहीं भरा इंफॉर्मेशन का, तो मेरे अंदर वो रहता ही रहता है कि मैं अपने घड़े को कैसे और भर लूँ और भर लूँ और भर लूँ, तो वो चीज़ है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इतने पूरी डिस्कशन पे ना आपने पीएनआई का थोड़ा सा वर्ड बहुत ज़्यादा बोला है। कैन यू जस्ट एलाबरेट व्हाट इज दिस पीएनआई एंड कैसे ये काम करता है एंड व्हाट बेनिफिट दैट एनीवन कैन गेट फ्रॉम दिस? This is what I am engaging in my clinical practice. Okay. PNI stands for Physio Nutrition Integration. ठीक है, फिजियोथेरेपी एक पार्ट हो गया जो मेरे लिए साइंटिफिक स्किल है। न्यूट्रिशन, सी फिजियोथेरेपी इज डन समथिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी है, इट इज नॉट गिवन इनसाइड द बॉडी। ज्यादा से ज्यादा मैं एक टेपिंग या नीडलिंग करूंगा तो मैं उसके बॉडी को वो कर सकते हैं। हम लोगों को जो मैं आजकल जो एक इंडस्ट्री चल रही है, इट इज वर्किंग ऑन अ होलिस्टिक अप्रोच। आपको एक 3D सिस्टम से एक ग्रूमिंग चाहिए, एक पेशेंट, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो प्लेयर हो। तो जब तक आप 3 डायमेंशनल यूजेज नहीं करोगे तब तक आपका इम्पैक्ट उतना फुल नहीं रहता है। तो इफेक्टनेस लाने के लिए व्हाट आई स्टार्टेड वर्किंग इज इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशंस टू हेल्प माय पेशेंट्स एंड प्लेयर्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अब आप ये देखो ना, किसी पेशेंट को मसल एट्रोफी या मसल वेस्टिंग है, मसल वीकनेस है, मसल इंजरी है। अब इन सब चीजों पे फिजियोथेरेपी का एक अपना अलग इम्पैक्ट है, बट एट द सेम टाइम फूड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। करेक्ट है, हम लोग पहले बोलते थे आयुर्वेदा से हीलिंग होती है, तो व्हाट आर द राइट वेज ऑफ डूइंग न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन? दैट इज व्हाट आई डू साइंटिफिकली। Then what are the right supplementations which need to be engaged to get better results? अब मुझे हीलिंग अगर करनी है और हीलिंग में मेरा सप्लीमेंटेशन का रोल रहेगा, बट वो सप्लीमेंटेशन ऐसे होने चाहिए जो कि डोप फ्री हो, जो कि सेफ हो, जो कि ऑर्गेनिक हो, जो कि मेरे को पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो मुझे वो देख के सारी चीजें वर्कअप करनी चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोगों ने 4 कैटेगरीज को वर्कअप करना शुरू किया। वी आर वर्किंग आउट ऑन एंडोक्राइन डिसफंक्शन। सबसे पहली बात, जो हमारा एंडोक्राइन डिसबैलेंस होता है, कई बार पीसीओएस हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में डायबिटीज हो गया, फैटी लिवर हो गया, इतनी सारी चीजें जो कि हम लोगों ने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हमें मिल रही हैं आजकल। लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अलोन I would not have, get it on a better track. But when I have started integrating physio nutrition integration, मेरे को जो रिजल्ट और जो आउटकम मिल रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग है। Patients are getting much better results with very fast effectiveness. Plus they are off the medication. अगर मैं किसी की डायबिटीज को मैनेज करके उनको इंसुलिन से हटवा सके या उनकी शुगर की डोजेज कम, दवाइयों की डोजेज कम हो जा सके, तो इट इज अ गुड इम्पैक्ट फॉर देम। अगर मैं किसी का फैटी लीवर को रिजॉल्व कर सकूं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइजेज एंड ऑल एंड राइट सप्लीमेंटेशन, तो वो फैटी लीवर अगर रिजॉल्व हो जाए तो उसका कितना अच्छा सिस्टम है। तो वो एक चीज मैंने अपनी प्रैक्टिस में करना शुरू किया। सेकेंडली, हम लोग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे काम कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया आपको, वी टेक अ मल्टीफोकल अप्रोच विद द इन कोलैबोरेशन विद द कोच, कंडीशन एसएनसी ट्रेनर, वी डू साइकोलॉजिकल री इंजीनियरिंग, वी डू न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशंस। अलॉन्ग विद दैट वी डू बायोमैकेनिकल टेस्टिंग, बायोकेमिकल टेस्टिंग। ये सारी चीजें जब मैंने करनी शुरू करी तो जो एक रिजल्ट दिखना शुरू हुआ वो इतना इम्पैक्टफुल था कि आपको, वो प्लेयर्स को भी डिफरेंस दिखने लगा कि क्या वो और लीग से अलग हुए। फिर आजकल आपके पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम बहुत ज्यादा होते हैं, वुमेन हेल्थ पे काम करना शुरू किया। वुमेन के जो मेनोपॉजल इश्यूज हैं, पेरीमेनोपॉजल्स हैं, वो सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर मैं उसको डाइट और एक्सरसाइजेस से कंट्रोल कर सकता हूँ तो वो कितने, उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कितने अच्छे से टैकल हो सकती हैं, है ना। तो वो इन्फ्लेमेशन को कैसे कम किया मैंने विद द हेल्प ऑफ फिजियो न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन, वो एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज है जो कि हम लोग कर रहे हैं। एंड वी आर वर्किंग अप विद लॉट्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अक्रॉस द कंट्री, जहां पे हम लोग उनके साथ we do catch-ups, we do conclaves, we do one-to-one interactions, जहाँ पे हम लोग उनके साथ वर्कअप करते हैं। तो I would say कि as a physiotherapist, how you groom, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो एक पेशेंट के साथ 45 मिनट लगाता है। अब वो 45 मिनट में अगर वो पेशेंट को पूरा आउटपुट दे सके विद द फैमिली सपोर्ट, के वो एक चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है।
अभी पहले फैमिली फिजिशियंस होते थे, अभी फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। अब मुझे मालूम है कि फला के घर में किसी की भाभी को पीसीओएस है, किसी को इनफर्टिलिटी इशू है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, तो दे कम डाउन टू मी कि सर आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो जब वो एक चीज मुझे दिखती है तो वो एक एंगेजमेंट टूल रहता है मेरे साथ, जो मैं प्लेयर्स को या पेशेंट्स को ऑनलाइन कम्युनिटीज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हील और PNI, जो कि हम लोग एक ऑनलाइन कम्युनिटीज चला रहे हैं, उनके थ्रू एंगेज करते हैं। एंड वी हेल्प देम विद अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जहां पे हम लोग उनको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाता है जो उनकी सारी कस्टमाइजेशन करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वो एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं। तो आज डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर सुमित सक्सेना के साथ। जैसे वो PNI का डिस्कशन कर रहे थे, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिकोड करेंगे PNI के बारे में और ये जानेंगे हमारी जनरल लाइफ में उसकी एप्लीकेबिलिटी से क्या हो सकता है, एंड PCOS, डायबिटिक्स और मैनी टाइप ऑफ डिजीज को कैसे रिट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में डिकोड करेंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द टाइम।